हिंदी अग्नि बीज। लिन शेन ने रिंग माउंटेन ग्रह पर उत्परिवर्ती सुपरसोर्स ड्रैगन की खोज की, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उत्परिवर्ती प्राणियों की संख्या रियल किंग ग्रह के आसपास भी नहीं थी, जिससे एक को भी ढूंढना मुश्किल हो गया। लिन शेन केवल उन सुपरसोर्स ड्रैगन में से ही चुन सकता था जिन्हें उसने पहले नहीं मारा था, ताकि डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल के भयावह प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिल सके। चूंकि उसे अब तक कोई भी उत्परिवर्ती प्राणी नहीं मिला था, इसलिए लिन शेन ने साधारण सुपरसोर्स ड्रैगन से लड़ते समय लाइफ बेस का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने केवल अपनी उंगलियों का उपयोग करके उनसे लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि आज उसने जिमेन स्वॉर्ट्समैन के खिलाफ जीत हासिल की, लेकिन इसे सच्ची जीत नहीं माना जा सकता। कौशल के मामले में जिमेन स्वॉर्ट्समैन बेजोड़ नहीं था। वो हर बार समान विरोधियों का सामना करते हुए लगातार युद्ध नहीं लड़ सकता था। इस तरह की आमने सामने की स्थिति में, जहां पर क्षय युद्ध संभव था, लिन शेन के पास हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था। लड़ाई के दौरान लिन शेन ने सोचा कि दूसरों के बल का अपने लाभ के लिए उपयोग करने की जीमेन तलवारबाज की तकनीक का मुकाबला कैसे किया जाए। क्रूर बल से जीतना एक अच्छा विकल्प नहीं था, भले ही वह पूर्ण शक्ति से जीमेन तलवारबाज को हरा सकता था। बाद में जब उनका सामना ऐसे विरोधियों से हुआ जिनकी ताकत और गति उनसे कम नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया। चाहे लिन शेन कितना भी शक्तिशाली और तेज क्यों न हो जाए, हमेशा उसके जैसे ही शक्तिशाली लोग होंगे, जब तक कि एक दिन वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति न बन जाए। अन्यथा यह मार्ग अंततः अपूर्ण था। लिन शेन के लिए बिना किसी बाहरी प्रयास के जीतना मुश्किल था, क्योंकि वह दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर नहीं था। अपनी ताकत पर उसका नियंत्रण जिमेन तलवारबाज की तुलना में कमजोर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए बहुत चिंतन के बाद लिन शेन ने सोचा कि अपनी क्षमताओं पर विचार करते हुए विरोधियों के बल का उपयोग करने के कौशल को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। सफिंग फिस्ट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वह जिमेन स्वॉर्ट्समैन को इससे बिल्कुल भी नहीं मार सका। अनुभव की कहानियां MVLA योजक चिन्ह novelben.net पर। अगर वह अपनी शक्ति को एकाग्र करना चाहता तो मुट्ठी से ऐसा करना ज्यादा मुश्किल होता। अगर वह अपनी मुट्ठी की शक्ति को उंगलियों की शक्ति में बदल पाता तो दूर से शक्ति को एकाग्र करना ज्यादा आसान होता। फिर उंगली की शक्ति को सुई की बारीक नोक पर केंद्रित करके वह प्रभावित क्षेत्र को कम कर देगा, जिससे जीमेन तलवारबाज के लिए उसके खिलाफ बल का उपयोग करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सुई की नोक पर शक्ति केंद्रित करने से अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय वायु का प्रतिरोध कम हो जाएगा, जिससे गति बढ़ जाएगी। नोक जितनी बारीक होगी, उतनी ही अधिक शक्ति मिलेगी। बेशक सफिंग मुट्ठी को इस प्रकार की उंगली शक्ति में बदलना असंभव था, क्योंकि उस गति के बिना सफिंग मुट्ठी की विशेषताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता था, और यह अब सफिंग मुट्ठी नहीं होगी। तो लिन शेन का असली इरादा 28 मुट्ठियों की स्थानिक मुट्ठी शक्ति को स्थानिक उंगली शक्ति में बदलना था, जिससे सुई की नोक की तरह बल की एकाग्रता प्राप्त करने की उम्मीद थी। लिन शेन ने अपनी मुट्ठियों के स्थान पर अपनी उंगलियों का उपयोग करके 28 मुट्ठियों के कौशल का अभ्यास किया। वास्तव में चाहे उंगलियों का उपयोग करे या मुट्ठी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अंतरिक्ष में बल प्रक्षेपित कर सकते हैं। हालांकि उंगली की शक्ति अभी भी वही आक्रामक और दबंग दृष्टिकोण थी। इसे सुई बिंदु बल की परिष्कृत तकनीक में बदलना निस्संदेह बहुत चुनौतीपूर्ण था, और लिन शेन केवल धीरे धीरे प्रयोग और अन्वेषण कर सकते थे, हर कोण से संभावनाओं की तलाश कर सकते थे। इससे पहले कि वह कोई प्रगति कर पाता, समय आ गया और लिन शेन को जायंट रिंग स्टार पर उसके कमरे में वापस ले जाया गया। ये लगभग अंधेरा हो गया है। लिन शेन ने उत्साह की लहर महसूस की, क्योंकि वह अंततः तियानजून से अग्नि बीज प्राप्त करने वाला था। इंतजार करना अक्सर एक लंबी प्रक्रिया होती थी। भले ही 1 घंटे से भी कम समय बचा था, लिन शेन को ऐसा लग रहा था जैसे हर मिनट अनंत काल तक चल रहा हो। अंत में जब समय बीत गया तो आकाश अचानक अंधेरा हो गया, और लिन शेन ने जल्दी से नाइटग्लो फूल निकाला और चुपके से तियानजून के कमरे की ओर चल दिया। तियानशुन के दरवाजे पर पहुंचकर लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और फिर दस्तक दी। अगले ही पल दरवाजा खुला और तियानशुन सामने आए, जिसने बहुत ही सावधानी से अपने कपड़े पहने थे। तियानशुन का मूड भी उतना ही तनावपूर्ण था। पिछले कई सालों से वह हमेशा दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही थी, और ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी पर निर्भर रहने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि अपनी मिश्रित विरासत के कारण उसके लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था जो उसके दिल को जीत सके। उसके समान स्थिति वाले शुद्ध रक्त वाले दिव्य पुरुष मिश्रित रक्त वाले दिव्य पुरुष से विवाह करना नहीं चाहेंगे।
संभवतः उनसे निम्न स्तर के अधिकांश लोग उनकी स्थिति और प्रभाव पर नजर गड़ाए हुए थे, और अपने समर्थकों की ताकत से वे उन उपलब्धियों को भी छीन सकते थे जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। इसलिए तियानशुन के लिए एक आदमी को ढूंढना केवल साथी खोजने के बारे में नहीं था, इसमें कई कारकों पर विचार करना शामिल था। तियानजुन ने लिन शेन पर अपनी नजरें इसलिए टिकाई क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पोषित करना चाहती थी जो भविष्य में उसकी मदद कर सके, और इस अवधि के दौरान लिन शेन के प्रदर्शन ने उसे निराश नहीं किया था। वास्तव में उसके पास असीम क्षमता थी। आज उसने लिन शेन पर सबसे सुंदर छाप छोड़ने की उम्मीद में सावधानीपूर्वक कपड़े पहने थे। दुर्भाग्य से उसका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि लिन शेन को केवल मोजे की दिखाई दिया, वो सबसे सुंदर दृश्य का भी आनंद लेने में असमर्थ थी। लिन शेन की अभिव्यक्ति सामान्य थी, बिना आश्चर्यचकित प्रतिक्रिया के जिसकी उसने कल्पना की थी। तियानजुन को थोड़ा निराशा हुई और उसे अपने स्वयं के आकर्षण पर संदेह होने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि तियानशुन बाई शेनफेई की तरह एक भोली लड़की नहीं थी। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला, घूमी और एक मोहक मुद्रा में बिस्तर पर बैठ गई और अपना सबसे सुंदर घुमावदार पक्ष लिन शेन के सामने पेश किया। यदि लिन शेन उसे देख पाता तो वह निश्चित रूप से सुंदरता और कामुकता के लिए उचित प्रशंसा दिखाता। इसे आजमाओ, तियानजुन ने कहा, यह देखते हुए कि लिन शेन कुछ हद तक घबराया हुआ था। ये सोचकर कि वह उसकी सुंदरता से प्रभावित था, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने एम्बर लिक्विड से भरे 2 कप लिए और एक लिन शेन को थमा दिया। यह क्या है? लिन शेन ने कप लेते हुए उसके अंदर के तरल को देखते हुए पूछा। मुख्य रूप से राक्षसी रोह जानवर के आरोही तरल से निर्मित, ये राक्षस तरल न केवल आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ा सकता है, बल्कि मन को शांत कर सकता है, आत्मा को आराम दे सकता है और नींद में मदद कर सकता है। तियानशुन ने एक छोटा सा घूंट लेते हुए समझाया। लिन शेन ने सुना कि यह बेस म्यूटेशन दर को बढ़ा सकता है। उसने तुरंत इसका स्वाद चखा। ये स्वाद सुगंधित था, गले से नीचे जाते ही गर्म हो गया और पेट में पहुंचते ही उससे तुरंत पूरे शरीर में आरामदायक गर्मी का एहसास हुआ। बढ़िया सामान, लिन शेन ने टिप्पणी की जैसे ही उसने शेष डायमंड लिक्विड को एक घूंट में खत्म किया, कप नीचे रख दिया और तियानजुन के बगल में बैठ गया। शांत और दृढ़ होने का नाटक करते हुए उसने तियानजुन की कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा और कहा, मेरे प्रेमी, क्या हम अब आराम कर सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से तियानशुन ने पहल की और लिन शेन को पीछे से गले लगा लिया। उसके पंखों ने भी उसे घेर लिया। लिन शेन को पूरी तरह से अपने भीतर लपेटते हुए वे बिस्तर पर वापस गिर गए। गालों को छूने और कोमल स्पर्श के बाद लिन शेन ने तियानशुन के शरीर से निकलती गर्मी को महसूस किया। सेलेस्टियल्स का शरीर का तापमान मनुष्यों की तुलना में अधिक था, इसलिए तियानशुन का आलिंगन बहुत गर्म महसूस हुआ। शायद दानव द्रव के प्रभाव के कारण या तियानजुन के आलिंगन में सहज होने के कारण लिन शेन जल्द ही सो गया। जब लिन शेन जागा तो दिन का उजाला हो चुका था, लेकिन वह बिस्तर पर तियानजुन की आकृति नहीं देख सका। लिन शेन जल्दी से उठे और चारों ओर देखा, पाया कि तियानजुन वास्तव में अब कमरे में नहीं था। बेडसाइड टेबल पर एक नोट था। नोट में लिखा था, छोटे प्रेमी, एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना आपके लिए बहुत ही अशिष्टता है। मैं आपको केवल एक बार ही माफ करूंगी। ये अशिष्ट वास्तव में क्या दर्शाता है? क्या यह मेरे प्रस्ताव में बहुत अधिक अभिमानी होने के बारे में है, या? लिन शेन ने खुद को एक पल के लिए चिंतन में खोया हुआ पाया। जल्द ही लिन शेन ने नोट को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसने पहले ही अग्नि बीज में बदलाव महसूस कर लिया था। कोई नया अग्नि बीज नहीं उभरा था, लेकिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी का पूरा होना 20% हो गया था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली पूरी हड्डी प्राप्त करने के लिए 8 और अग्नि बीजों के साथ सोना होगा। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? लिन शेन कुछ परेशान था। अग्नि बीज प्राप्त करना वास्तव में लिन शेन के लिए बहुत खुशी का कारण था। ऐसा उत्तम अग्निबीज प्राप्त करना इतना कठिन था, इसकी क्षमताएं अवश्य ही असाधारण होंगी। एक अपूर्ण अग्निबीज पहले से ही स्वर्ग के लिए बलिदान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, इसलिए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक पूर्ण अग्निबीज कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि विशाल ब्रह्मांड में स्वर्ग को चुनौती देने वाले अस्थि अग्निबीजों के साथ शेष 8 लोगों को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। भगवान तियानजुन कई दिनों से गायब थे। तियानशिन के अनुसार भगवान तियानजुन व्यक्तिगत रूप से आकाश शिखर सितारा पर गए थे ताकि वे स्वर्गारोहण पूल के प्रभारी सेलेस्टियल को मना सके, ताकि लिन शेन और तियानशिन दोनों इसका उपयोग कर सकें। तियानशिन के लिए कोई समस्या नहीं थी।
वह शुद्ध दिव्य वंश की थी और एक कुलीन वंश से थी, इसलिए उसके लिए आरोही पुल तक पहुंच पाना मुश्किल नहीं था। कठिनाई लिन शेन के साथ थी, जो एक बाहरी व्यक्ति था जो आरोही पुल का उपयोग करना चाहता था। ये स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही परेशानी भरा मामला था। लॉर्ड तियानजुन ने इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पास कनेक्शन बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्काई पिनेकल स्टार जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिर भगवान तियानशुन कैसे दिखते हैं? अग्नि बीज प्राप्त करने के बाद लिन शेन भगवान तियानशुन की उपस्थिति के बारे में उत्सुक हो गए और वीडियो संचार पर विचार किया, लेकिन फिर बेहतर सोचा। लिन शेन ने पहली झलक उस क्षण के लिए बचाने का फैसला किया जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था, जो एक तरह का सम्मान भी था। अब लिन शेन की दैनिक गतिविधियां अनेक हो गई थीं, जैसे फिंगर स्किल का अध्ययन करना, विकास सिद्धांत की खोज करना, उत्परिवर्तित आरोही प्राणियों का शिकार करना तथा डेथ पाउडर के लिए आत्मा संचयन को बढ़ाने के लिए सुपरसोर्स ड्रैगन को मारना। जल्द ही लिन शेन व्यस्तता और बिना आराम के दिन बर्दाश्त नहीं कर सका। ये काम नहीं चलेगा, इस तरह से जारी रखना बहुत अक्षम है, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। लिन शेन ने इस पर ध्यान से सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फिंगर स्किल और इवोल्यूशन थ्योरी का अध्ययन करना ऐसे कार्य थे जिन्हें उनके स्थान पर कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन म्यूटेटेड स्पिरिट बेस और म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड से निपटना जरूरी नहीं था कि उन्हें खुद ही करना पड़े। अगर उसके पास पैसे होते तो वह आसानी से म्यूटेटेड स्पिरिट बेस और म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड खरीद सकता था। उन्हें खुद खोजने की जरूरत नहीं थी। आमतौर पर आरोही अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ाने के लिए सामान्य आरोही तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। निर्वाण प्राणी जो उत्परिवर्तित आरोही प्राणियों का शिकार करते हैं और उत्परिवर्तित आरोही तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है और कुछ लोग इसे बेच देते हैं, हालांकि अधिक कीमत पर, या बेचने के बजाय इसके साथ वस्तु विनिमय करते हैं। जब तक उसके पास व्यापार के लिए पर्याप्त धन या मूल्यवान वस्तुएं थीं, वह इन चीजों को हासिल कर सकता था। लिन शेन को एहसास हुआ कि अगर वह पैसे की समस्या हल कर सकता है, तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उत्परिवर्तित जीवों का सामना करना किस्मत की बात थी और इसके लिए खोज में बहुत समय लगाना पड़ता था। लेकिन पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं था। उसे बस एक आकर्षक अवसर ढूंढने की जरूरत थी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। लगता है मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना होगा। लिन शेन ने अपना ध्यान फिर से डेथ पाउडर के आत्मा संचयन कौशल पर केंद्रित कर दिया। डेथ पाउडर के सोल हार्वेस्टिंग कौशल में हाल ही में काफी सुधार हुआ है। 4 प्रकार के सुपरसोर्स ड्रैगन पहले से ही 100 पर हैं और कई और दर्जनों बार मारे गए हैं। जब लिन शेन अब पेटेरोसॉर जैसे जीवों से लड़ता है तो एक निश्चित संभावना है कि वह उन्हें वश में कर सकता है। ये संभावना लगभग 20% थी, जो काफी अधिक थी क्योंकि डेथ पाउडर अभी तक आरोहण से नहीं गुजरा था। निश्चित रूप से आरोहण के बाद सफलता की दर और भी अधिक होगी। बैकवोट कहने का तात्पर्य यह है कि जब लिन शेन ने 5 टेरोसॉरस के साथ युद्ध किया तो उनमें से एक ने लिन शेन के सामने समर्पण करना चुना। एकमात्र खेद ये था कि यदि कोई टेरोसॉर पहली लड़ाई में आत्मसमर्पण नहीं करता तो वह कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसलिए पालतू जानवरों को वश में करने के लिए आत्मा संचयन का उपयोग करने का एक ही प्राणी पर केवल एक ही मौका था। यही कारण था कि लिन शेन 3 सिर वाले ड्रैगन के पीछे नहीं गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसने मृत्यु पाउडर के ऊपर चढ़ने तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई तथा उसके बाद 3 सिर वाले ड्रैगन को वश में करने का प्रयास करने की योजना बनाई, जिससे सफलता की संभावना अधिक होगी। जहां तक डेथ पाउडर और सोल हार्वेस्टिंग के सुधार की बात है, लिन शेन ने इसे स्वयं करने का इरादा नहीं किया था। उसने वे वुफू को मैकेनिकल घड़ी और डेथ पाउडर दिया और उसे सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करने के लिए रिंग माउंटेन ग्रह पर जाने के लिए कहा, एक ऐसा कार्य जिसे करने में वे वुफू सबसे अच्छा था और करने के लिए तैयार था। लिन शेन ने वे वुफू को ढूंढा और अपने विचार साझा किए। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। वे वुफू ने सामान लिया और सीधे रिंग माउंटेन प्लेनेट पर चला गया। आखिरकार लड़ाई करना ही उसकी खूबी थी। NOWELLBEIN.CO बड़ी बहन चीजों को सही रास्ते पर ले जा रही थी। यू और गांव में रहने वाले कई मानव जो म्यूटेटर थे, उन्हें बड़ी बहन ने भर्ती किया था और अब वह अग्नि बीज खरीद रही थी और एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही थी जहां सबसे ज्यादा अग्नि बीज पैदा होते थे। हालांकि उन्होंने फायर सीड्स लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहा। पौधे में बीज नहीं थे और एक पौधे के नीचे केवल एक फायर सीड ही काटा जा सकता था, जिससे बड़ी मात्रा में इसे प्राप्त करना मुश्किल हो गया।
अच्छी बात यह थी कि बेस म्यूटेशन पौधे के रूप में इसे तोड़ने के बाद भंडारण की कोई चिंता नहीं थी। यह शायद ही खराब होता था, जो कि लंबे समय तक बड़ी मात्रा में भंडारण के लिए एक बड़ा लाभ था। भूमि का प्रबंधन N117 द्वारा किया जाता था और अग्नि बीज उत्पादन करने वाले क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए किसी को इसे N117 से पट्टे पर लेना पड़ता था। हालांकि इस तरह के मामूली मामले का प्रबंधन N117 द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता था, बल्कि उसके अधीन एक विभाग द्वारा किया जाता था। बड़ी बहन उस विभाग के प्रबंधक के साथ बातचीत कर रही थी और वे अभी तक कीमत पर सहमत नहीं हुए थे। फिलहाल बड़ी बहन का पक्ष ये जाने बिना निवेश करता रहा कि इससे कब पैसा बनना शुरू होगा या बनेगा भी या नहीं, इसलिए फिलहाल इस पर भरोसा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और स्टार बेल्ट में एक वाणिज्यिक द्वीप पर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या उत्परिवर्तित आरोही तरल और उत्परिवर्तित आत्मा आधार बिक्री के लिए है और संयोग से उनके पास मौजूद सुपरसोर्स ड्रैगन पालतू कैप्सूल के बैच की कीमत बढ़ाने के लिए। वह पहले ही स्वर्गारोहण कर चुका था और लॉर्ड तियानशुन के मजबूत समर्थक होने के कारण उसे इस बात का डर नहीं था कि वह अजीब व्यक्ति उसे फिर से परेशान करेगा। जब लिन शेन वाणिज्यिक द्वीप पर गया था, तियानशिन कुछ दिव्य प्राणियों और कई अन्य उच्च श्रेणी की प्रजातियों के साथ आनंद ले रहा था। तियानशिन, मैंने सुना है कि तुम्हारी चाची ने एक छोटे मानव सुंदर लड़के को अपने साथ ले लिया है। सावधान रहना कि वह सुंदर लड़का तुम्हारी चाची से सारी अच्छी चीजें न हड़प ले, एक गैलिक व्यक्ति ने मजाक में कहा, जबकि वे सब लोग मजा कर रहे थे। वह क्या है? बस एक खिलौना जिसे किसी भी समय फेंक दिया जा सकता है, तियानशिन ने अपना पे पीते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैंने सुना है कि वह छोटा मानव सुंदर लड़का काफी सक्षम है। आपकी चाची उसे पुनर्जन्म के लिए आकाश शिखर सितारा में आरोहण कुंड में भेजने की योजना भी बना रही है। आरोहण कुंड एक ऐसी जगह है जहां केवल दिव्य जाति के उच्च वर्ग के कुलीन लोग ही पहुंच सकते हैं। किसी नीच जाति के व्यक्ति को वहां जाने का क्या अधिकार है? तियानशिन, तुम्हें सावधान रहना होगा। औरतें अक्सर तर्कहीन होती हैं। क्या होगा अगर तुम्हारी चाची उसके प्यार में पड़ जाए और सारी अच्छी चीजें उसे सौंप दे? तुम क्या करोगे? भगवान तियानशिन के साथ तुम्हारे रिश्ते में क्या वे चीजें तुम्हारी नहीं होनी चाहिए थी? आप उस बच्चे को फायदा उठाने नहीं दे सकते। लोगों का एक समूह बात कर रहा था, सभी अपनी सलाह पर आक्रोशित थे। तियानशिन को कुछ हद तक आश्वस्त देखकर गैलिक व्यक्ति ने कहा, भाई तियानशिन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए एंजल रिवॉल्वर का एक असेंशन संस्करण तैयार किया है? मुझे कैसे पता चला कि एंजल रिवॉल्वर अब उस छोटे मानव सुंदर लड़के के हाथों में है? बूम! तियानशिन के हाथ में रखा कप मेज पर जोर से गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या बात है? तुम लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो या क्या? गैलिक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सभी अच्छे दोस्त और भाई हैं। कौन दूसरों के बारे में सच्चाई नहीं जानता और कौन किस पर हंसेगा? हमें लगता है कि यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है और हम चिंतित हैं कि जो तुम्हारा होना चाहिए वह उस सुंदर मानव लड़के द्वारा छीन लिया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब नहीं जानता? तियानशिन के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, क्योंकि वह स्पष्ट निराशा के साथ बोला, समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि उस सुंदर लड़के ने मेरी चाची को किस तरह का प्रेम मिश्रण पिलाया, लेकिन वह जो भी कहता है वह करती है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जाल, तुम समझ रहे हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? छोटे भाई तियानशिन, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह कितना खतरनाक है? तुम्हें उस सुंदर लड़के से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि वह स्थिति का फायदा न उठा सके। गैलिक व्यक्ति ने तियानशिन के लिए एक और तरल डालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उससे निपटना नहीं चाहती? मैं भाइयों के बीच मजाक का पात्र बनने से नहीं डरती, लेकिन उस सुंदर लड़के के पास कुछ असली हुनर है, मैं उसे हरा नहीं सकती। पैराडाइज आइलैंड पर हर कोई जानता है कि मेरी चाची उससे बहुत प्यार करती है और कोई भी उससे निपटने में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? तियानशिन ने उत्तेजित होकर कहा। अरे, मुझे लगा कि यह कोई गंभीर मामला है। यह आसान है, अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे, गैलिक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। भूल जाओ, तुम लोग अभी स्टार बेल्ट में मुश्किल से गुजारा कर रहे हो। अगर तुम लिन शेन से निपटने में मेरी मदद करोगे तो जब मेरी चाची वापस आएंगी तो तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। मैं अपने दोस्तों को ऐसे मामलों में शामिल नहीं कर सकता। तियानशिन ने अपना सिर हिलाया। भाई, चिंता मत करो, हम इतने मूर्ख नहीं हैं।
अगर तुम सच में उसके बारे में कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास एक बढ़िया विचार है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह बिना किसी कानाफूसी के हो, उसे बिना जाने मरने दो, यहाँ तक कि लॉर्ड तियानजुन को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगेगा। गैलिक व्यक्ति ने तियानजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए एक भयावह हंसी के साथ कहा। क्या विचार है? तियानशिन ने आश्चर्य से कहा। तुम्हें सिहाग द्वीप के बारे में पता है ना? उस जगह पर हर तरह की उड़ान वर्जित है, वहां केवल नाव से ही जाया जा सकता है। हाल ही में उन्होंने वहां एक विशेष प्रकार के उत्परिवर्तित आरोही प्राणी की खोज की। तुम्हें बस इस जानकारी का उपयोग करके उस सुंदर लड़के को लुभाना है और द्वीप पर उससे निपटना है। गैलिक व्यक्ति ने समझाया, फिर उस उत्परिवर्तित आरोही प्राणी पर दोष मत दो और कोई भी समझदार नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी चाची मूर्ख है? अगर झगड़े के संकेत मिले तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम ही थे? तियानशिन ने गुस्से से कहा। शांत हो जाओ, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। द्वीप पर उत्परिवर्तित आरोही प्राणी के बारे में खबर वास्तव में झूठी है। वास्तविकता यह है कि एक निर्वाण प्राणी, जो मूल रूप से भूमिगत सो रहा था, जाग गया है। सभी आरोही जो उत्परिवर्तित आरोही प्राणी को मारना चाहते थे, उनका सफाया कर दिया गया है और बाहरी लोगों को अभी भी इस बारे में पता नहीं है। आपको बस लिन शेन को इस खबर की भनक लगने देनी है। जब तक वह सिहाग द्वीप पर जाएगा, वह निर्वाण प्राणी उसकी देखभाल करेगा। इसका हमसे क्या लेना देना है? गैलिक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसी कोई चीज है? यह एक शानदार विचार है। क्या आपको यकीन है कि यह सिहाग द्वीप पर एक निर्वाण प्राणी है और कोई उत्परिवर्तित प्राणी नहीं है? तियानशिन ने अपनी जांघ पर थपकी दी, बहुत खुश हुआ। मेरी जानकारी पूरी तरह विश्वसनीय है, निश्चिंत रहो। बस उस सुंदर लड़के को वहां ले जाओ और काम हो जाएगा। गैलिक व्यक्ति ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। अच्छा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला है जो इतना बढ़िया विचार लेकर आया है। तियानशिन ने खुद गैलिक व्यक्ति के लिए एक कप तरल डाला। अपना कप उठाते हुए उसने कहा, बस इतना ही? ये कप उस सुंदर लड़के को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए बड़े भाई को धन्यवाद देने के लिए है। एक बार जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको भरपूर इनाम मिलेगा। हम अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, है ना? आप इसे बहुत औपचारिक बना रहे हैं। गैलिक व्यक्ति ने भी अपना कप उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। नहीं, तियानशिन ने अचानक अपना सिर हिलाया जैसे कि उसने अभी कुछ सोचा हो और परेशान हो गया हो। अब क्या हुआ? गैलिक व्यक्ति ने हैरान होकर तियानशिन की ओर देखा। सिहाग द्वीपची परिवार का क्षेत्र है, हम वहां नहीं जा सकते। भले ही लिन शेन जाना चाहे, वह सिहाग द्वीप तक नहीं पहुंच पाएगा। अफसोस, ये योजना काम नहीं करेगी। तियानशिन ने एक आह भरते हुए अपनी निराशा व्यक्त की। गैलिक व्यक्ति जोर से हंसा और यहाँ मैंने सोचा कि यह कुछ गंभीर है। ये सिर्फ एक मामूली मुद्दा है। मैंने आपके लिए पहले से ही इसके बारे में सोचा है। मेरे पास ची 118 द्वारा जारी किया गया एक मार्ग आदेश है। इसके साथ आप सिहाग द्वीप जा सकते हैं। बस इसे अपने साथ वापस ले जाओ। गलती करने का नाटक करो ताकि वह इसके बारे में जान जाए, और आपके मार्ग आदेश को देखकर मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या करना है ना? ये योजना एकदम सही है। तियानशिन ने पैसेज ऑर्डर उठाते हुए बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने गंभीर भाव से पैसेज ऑर्डर नीचे रख दिया और अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, ये योजना काम नहीं करेगी। ये फिर से काम क्यों नहीं करेगा? क्या आपको डर है कि वह बच्चा इसके झांसे में नहीं आएगा? चिंता मत करो, जैसे ही वह बाहर जाएगा और चारों ओर पूछेगा, उसे उस उत्परिवर्तित प्राणी के बारे में कुछ अफवाहें सुनने को मिलेंगी। जब तक वह कोई संत न हो, वह निश्चित रूप से प्रलोभन में आ जाएगा। गैलिक व्यक्ति ने कहा। मेरा यह मतलब नहीं था, तियानशिन ने गंभीरता से गैलिक व्यक्ति से कहा। आपने मुझे यह मार्ग आदेश दिया है और मैं इसे अपनी चाची से नहीं छिपा सकता। मेरी चाची के गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा आप पर निकालेगी। मैं अपनी खातिर आपको बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता, बिल्कुल नहीं। तियानशिन, मेरे भाई, तुम वास्तव में सिद्धांत के आदमी हो। गैलिक व्यक्ति ने लिन शेन को अंगूठा दिखाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बड़े भाई, लेकिन आपको अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मार्ग आदेश मेरा नहीं है, इसलिए जब तक आप चुप रहते हैं, यह मेरे पास वापस नहीं आएगा। तुम मेरी चाची को नहीं जानते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तियानशिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मैं आपसे भगवान तियानशिन को धोखा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ।
वास्तव में मार्ग आदेश मेरा नहीं है। जब बात उस पर आए तो बस सच बताए, गैलिक व्यक्ति ने कहा। बड़े भाई, हम इस बारे में बकवास नहीं कर सकते। लोग मर सकते हैं। मुझे अपनी चाची को उचित स्पष्टीकरण देना होगा, तियानशिन ने गंभीरता से कहा। मार्ग आदेश मेरा है। दरवाजा खोला गया और एक दिव्य प्राणी अंदर आया। चीबा, तियानशिन को सेलेस्टियल को देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। तियानशिन, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। उस इंसान ने मुझे हराने के लिए ऐसे घिनौने तरीके अपनाए, मुझे उसे मारना चाहिए। तुम भी उसकी मौत की कामना करते हो। हम दोनों दिव्य हैं, स्वाभाविक रूप से हमें एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और उससे निपटना चाहिए। इसके बाद हम सभी अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हम किसी भी मुद्दे पर एक साथ चर्चा कर सकते हैं, चीबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह तियानशिन के पास गया और अपना गिलास उठाया, बस इतना कहो कि पैसेज ऑर्डर तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया था। अगर लॉर्ड तियानजुन जांच करते हैं तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। अच्छा, एक सच्चा दोस्त ऐसा ही करता है। मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त पसंद है। तियानशिन खड़ा हुआ, मेज पर थपकी दी और अपना गिलास भी उठाया। हमारे सफल सहयोग के लिए शुभकामनाएं, चीबा ने खुशी से कहा और तियानशिन के साथ गिलास टकराए। लेकिन जैसे ही उसने पीने के लिए अपना गिलास उठाया, एक सफेद रोशनी की किरण उसके दिल में एक पल में घुस गई। तुम, चीबा ने अपने दिल में घुसी हुई महादूत की तलवार को देखते हुए पूरी तरह से अविश्वास का भाव धारण कर लिया। उसने तियानशिन की ओर देखा, उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की। तियानशिन ने उसे मौका नहीं दिया और महादूत की तलवार निकाल ली। चीबा की छाती से खून की धार बह निकली और वह लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह कुछ शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून ही बह रहा था। तियानशिन, मेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुमने चीबा को मार डाला। तुमने बहुत बड़ी आपदा ला दी है, गैलिक व्यक्ति ने सदमे में कहा, और बाकी लोग भी अस्तव्यस्त हो गए। एक पल के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दें। वह लिन शेन को मारना चाहता था, इसलिए नहीं कि लिन शेन ने उसके खिलाफ जीतने के लिए चालें चली थी, बल्कि इसलिए कि ची परिवार नहीं चाहता था कि मेरी चाची को ऐसा सहयोगी मिले, तियानशिन ने समझाया जब उसने आर्केंजेल की तलवार पकड़े हुए हाथ को उठाया। काले कण बाहर निकले, उसके शरीर को ढांक लिया और एक पंख कवच का निर्माण किया, जिसमें उसकी पीठ से एंजल के पंखों की एक जोड़ी निकली, जो उसके जीवन आधार निराशा एंजल का रूपांतरण था। हालांकि मैं उस बेशर्म सुंदर लड़के से घृणा करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से और भी अधिक घृणा करती हूँ जो मेरी चाची की चीजों का लालच करते हैं, जिससे मुझे काफी असहज महसूस होता है। तियानशिन ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए कहा, अच्छे दोस्तों और भाइयों के रूप में आप निश्चित रूप से मुझे असहज नहीं देखना चाहेंगे, है ना? इसलिए कृपया अपने जीवन को पीछे छोड़ दें, इस तरह मैं वास्तव में आराम से रह सकती हूँ। सभी के चेहरों का रंग बदल गया और वे अपने जीवन आधारों को बाहर लाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, तियानशिन उनकी तलवार के साथ विलीन हो गया, जो एक भूत की तरह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा था। एक क्षण में उसने कई सिर धड़ से अलग कर दिए, खून बेतहाशा बहने लगा और क्षण भर में पूरा कमरा खून की नदी बन गया और दीवारों पर खून के छींटे फैल गए। जब तक तियानशिन ने अपनी तलवार से खून पोंछना बंद नहीं किया, तब तक कई सिरविहीन शव जो अभी भी खून बहा रहे थे, अंततः नीचे नहीं गिरे। ये दोस्त बहुत विचारशील हैं, मेरी मानसिक शांति के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान कर रहे हैं। ये बहुत मार्मिक है। आपकी आत्माएं जल्दी से स्वर्ग में चढ़ जाएं, तियानशिन ने फुसफुसाते हुए कहा और उसने आर्केंजेल की तलवार को म्यान में रखा और कमरे से बाहर चला गया। लिन शेन कमर्शियल आइलैंड पहुंचे, जहां दुकानों की संख्या सीमित थी, कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन। ये दुकानें मुख्य रूप से 2 तरह के व्यवसाय संचालित करती थीं। एक तो विशालकाय रिंग स्टार पर अग्रणी लोगों को बाहरी दुनिया से सामान बेचना और दूसरा अग्रणी लोगों द्वारा प्राप्त सामग्री खरीदना। जायंट रिंग स्टार में सामान ले जाने के लिए कई स्तरों की जांच से गुजरना पड़ता था। जो लोग वहां इस तरह के व्यापार कर सकते थे, उनके पास शक्तिशाली पृष्ठभूमि और कनेक्शन थे। कमर्शियल आइलैंड पर ज्यादा दुकानें नहीं थीं, क्योंकि आमतौर पर केवल एस्केंडर्स और उड़ने वाले पालतू जानवरों के साथ कुछ म्यूटेटर ही यहां आ सकते थे, और उनकी भी संख्या बहुत कम थी। प्रत्येक दुकान का मुख्य भूमि पर एक एजेंट होता था, तथा कुछ उच्च स्तरीय वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश व्यापार भौतिक दुकान के अंदर पूरे नहीं होते थे। हालांकि इन दुकानों में काफी उच्च तकनीक वाली वस्तुएं थीं, लेकिन वे मीदू स्टार की तुलना में काफी पिछड़ी हुई लग रही थीं।
एक गैलिक दुकान सहायक लिन शेन को अंदर आते देख गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। सम्मानित अतिथि, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? क्या आपके पास कोई उत्परिवर्ती आत्मा का ठिकाना है? लिन शेन ने सीधे पूछा। हाँ, कृपया इसे देखें। सहायक ने प्रक्षेपण में सक्षम एक उपकरण निकाला और लिन शेन के सामने एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार की एक होलोग्राफिक छवि प्रदर्शित की। यह एक प्रथम मोड़ उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी है जो कुल्हाड़ी दानव के रूप में जाने जाने वाले एक आरोही प्राणी से है। इसका जन्मजात कौशल खोपड़ी खोलना है जो शक्ति को बहुत बढ़ाता है। सभी 4 क्षेत्रों में विशेषता स्कोर उच्च है, विशेष रूप से शक्ति और कठोरता दोनों 75 से अधिक है। सहायक ने मजबूती से आइटम का परिचय दिया। कीमत क्या है? लिन शेन को उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी की विशेषताओं से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि उसने उन्हें वैसे भी अवशोषित करने की योजना बनाई थी। आरोही सामान्यतः उत्परिवर्ती आत्मा के आधारों को उपयोग के लिए खरीदते थे, अवशोषण के लिए नहीं। ये बहुत अधिक खर्चीला होता, जिसे अधिकांश आरोही नहीं करते। 2 लाख 4 लाख स्वर्गीय मुद्रा, सहायक ने कीमत बताई। लिन शेन ने चुपचाप हिसाब लगाया। उसने पहले सुपरसोस ड्रैगन के असेंशन लिक्विड को स्वर्गीय मुद्रा के लिए एक्सचेंज किया था। फर्स्ट टन पेटेरोसोर के शरीर में पाए जाने वाले असेंशन लिक्विड को आमतौर पर लगभग 8,000 से 20,000 स्वर्गीय मुद्रा के लिए कारोबार किया जा सकता है, जो एकत्रित किए गए असेंशन लिक्विड की मात्रा पर निर्भर करता है। जाल 2,400,000 स्वर्गीय मुद्रा के लिए 100 से अधिक प्रथम टन पेटेरोसोरस की आवश्यकता होगी, जो एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार को वहन करने के लिए अपने आरोही द्रव को पूरी तरह से इकट्ठा करेंगे। हालांकि लिन शेन के विचार में ये पहले से ही अपेक्षाकृत लागत प्रभावी था, ये देखते हुए कि उसने कई 100 सुपरसोस ड्रैगन को मार दिया था और केवल एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार प्राप्त किया था। उत्परिवर्ती आत्मा आधार इस मूल्य पर इसलिए बिक सका क्योंकि इसमें पुनर्जन्म के बहुत कम अवसर थे तथा इसकी विशेषताएं और कौशल उल्लेखनीय नहीं थे, जिससे यह एक खराब गुणवत्ता वाला उत्परिवर्ती आत्मा आधार बन गया। वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले उत्परिवर्ती आत्मा आधार, जिनमें अच्छे गुण, लाभकारी कौशल या पुनर्जन्म की उच्च संख्या हो, निश्चित रूप से इससे अधिक खर्च होंगे। क्या आपके पास अन्य उत्परिवर्ती आत्मा ठिकाने हैं? लिन शेन ने लापरवाही से पूछा। यदि आप इस उत्परिवर्तित पर्वत कुल्हाड़ी से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारे पास यहाँ कई अन्य उत्परिवर्ती आत्मा आधार हैं। गैलिक व्यक्ति ने एक और उत्परिवर्ती आत्मा आधार पेश किया और उन्हें एक एक करके लिन शेन से परिचित कराया। मूलतः ये सभी खराब गुणवत्ता वाले उत्परिवर्ती आत्मा आधार थे, जिनमें पुनर्जन्म के कम मोड़ थे जो पहले से तीसरे मोड़ के बीच थे। कुछ में स्वीकार्य विशेषताएं थीं, लेकिन जन्मजात कौशल वास्तव में कम थे, जो ज्यादातर कम उपयोगी थे। कई बार घूमने के बाद एक व्यक्ति का जीवन आधार इन उत्परिवर्ती आत्मा आधारों से अधिक मजबूत हो जाएगा, इसलिए उन पर पैसा खर्च करना उचित नहीं होगा, जिससे वे कुछ हद तक अनावश्यक हो जाएंगे। उनकी कीमत 10 लाख से लेकर 3 लाख स्वर्गीय मुद्रा तक थी, जो बहुत महंगी तो नहीं थी, लेकिन सस्ती भी नहीं थी। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यदि उसे वह खरीदना पड़े जो आवश्यक है, तो उसके जीवन आधार को 10वें मोड़ तक बढ़ाने की लागत एक खगोलीय राशि होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे आरोही, ये जानते हुए भी कि उच्चतर मोड़ निर्माण की सफलता दर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर भी 5वें मोड़ के बाद प्रयास करना चुनते हैं। संसाधन एक प्रमुख मुद्दा है। साधारण लोगों के लिए सामान्य आत्मा आधारों का उपयोग करना एक बात है, लेकिन मेरे लिए पुनर्जन्म के लिए उत्परिवर्तित आत्मा आधारों का उपयोग करना उपभोग बहुत ही भयानक है। लिन शेन ने महसूस किया कि उत्परिवर्तित आत्मा आधारों को खरीदने और अपने जीवन आधार को 10वें मोड़ तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना कुछ हद तक अवास्तविक लग रहा था। ऐसा लगता है कि असेंशन पूल जैसी जगहों पर जाना ज्यादा विश्वसनीय है। सोचने के बाद लिन शेन ने स्टोर क्लर्क से पूछा, क्या आप असेंशन लेवल पेड कैप्सूल स्वीकार करते हैं? हमारे पास है, ग्राहक। क्या मैं देख सकता हूं कि आपके पेड कैप्सूल में क्या विशेषताएं हैं? क्लर्क ने उत्सुकता से कहा। लिन शेन ने अपेक्षाकृत कम विशेषताओं वाले सुपरसोस ट्राइसेराटॉप्स का एक पालतू कैप्सूल निकाला और क्लर्क द्वारा इसकी विशेषताओं की जांच करने के बाद उन्होंने केवल 500,000 स्वर्गीय मुद्रा की खरीद मूल्य की पेशकश की। क्या ये कीमत थोड़ी कम नहीं है? लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। असेंशन पेट्स की खरीद कीमत उसकी अपेक्षा से कम थी। पालतू जानवरों के अंडे मिलने की संभावना, हालांकि उत्परिवर्तित प्राणियों से मिलने की तुलना में कुछ अधिक थी, फिर भी कम थी। साथ ही उत्परिवर्तित प्राणियों के पास सिर्फ स्पिरिट बेस ही नहीं, बल्कि कई अन्य सामग्रियां भी थीं।
जब एक साथ रखा जाता है तो सामग्रियां बहुत अधिक कीमत पर बिक सकती हैं। पालतू कैप्सूल का मूल्य इन बेकार उत्परिवर्तित आत्मा आधारों से कम नहीं होना चाहिए। ग्राहक, हमें भी लाभ कमाना है। हमें एक अच्छा मार्जिन चाहिए। इसके अलावा पेट कैप्सूल स्टोर में रखे रहते हैं और कौन जानता है कि वे कब बिकेंगे। स्टॉक में बंधी हुई पूंजी अपने आप में एक घाटा है। क्लर्क ने लिन शेन को समझाने में काफी धैर्य दिखाया और आखिरकार कीमत थोड़ी बढ़ा दी और 580,000 में सुपरसोर्स ट्राइसेराटॉप्स खरीदने को तैयार हो गया। अगर मैं इस पालतू जानवर को म्यूटेटेड असेंशन लिक्विड के बदले में बदलूं, तो मुझे कितना मिल सकता है? लिन शेन ने इस पर विचार किया। म्यूटेटेड स्पिरिट बेस की कीमत बहुत ज्यादा थी, कुछ खरीदने से ज्यादा लाभ नहीं होगा। उसे पहले अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ाना चाहिए। जब लिन शेन ने दुकान छोड़ी तो उसके पास उत्परिवर्तित आरोही द्रव के कई बैग थे और उसकी जेबें स्वर्गीय मुद्रा से काफी भारी थीं। अन्य दुकानों पर जाने के बाद उन्होंने पाया कि उत्परिवर्तित आत्मा आधार वास्तव में दुर्लभ थे। दुकानों में बेचे जाने वाले ज्यादातर खराब गुणवत्ता वाले थे, जिनमें से कुछ में अच्छे जन्मजात कौशल या उच्च टन पुनर्जन्म का प्रदर्शन था। उच्च पुनर्जन्म या अच्छे सहज कौशल वाले साधारण स्पिरिट बेस इन बेकार उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस से भी अधिक कीमत पर बिक सकते हैं। लिन शेन ने कोई भी उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस नहीं खरीदा, बल्कि इसके स्थान पर उत्परिवर्तित असेंशन लिक्विड को चुना, जो उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस की तुलना में काफी सस्ता था। आखिरकार उत्परिवर्तित आत्मा आधारों का उपयोग हथियार के रूप में भी किया जा सकता था और उत्परिवर्तित आरोही द्रव की सामान्य मांग आरोही लोगों के बीच थोड़ी कम थी, इसलिए कीमत अधिक सस्ती थी। लिन शेन ने एक आखिरी दुकान की जांच करने और फिर वापस जाने की योजना बनाई। अब उनका म्यूटेटेड स्पिरिट बेस खरीदने का इरादा नहीं था, लेकिन एक क्लर्क द्वारा अनुशंसित एक म्यूटेटेड स्पिरिट बेस ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इस स्टोर में एक चौथा मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार था जिसमें एक सहज कौशल था जिसने लिन शेन को आकर्षित किया। चौथा मोड़ उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस एक स्पिरिट बी रिंग था जिसमें इनेट स्किल कोहेसन वेव रिंग का दावा किया गया था। एक औसत आरोही के लिए कोहेसन वेव रिंग कुछ हद तक अनावश्यक लग सकती है। एक बार सक्रिय होने पर स्पिरिट बी रिंग से होने वाले दोलन एक बिंदु तक संघनित हो जाएंगे, जिससे दोलनों को स्थिर करने की क्षमता प्रदर्शित होगी। लेकिन इसने दोलनों को बढ़ाए बिना उन्हें स्थिर और संघनित ही किया। यह आग जलाने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने हेतु आवर्धक कांच का उपयोग करने के समान था, कुछ हद तक उपयोगी, लेकिन विशेष रूप से नहीं। क्योंकि औसत आरोही अपनी शक्ति को बाह्य रूप नहीं दे सकते थे, वे टकरावों से उत्पन्न शक्ति में उतार चढ़ाव को संघनित करने के लिए केवल संसंजन तरंग वलय का उपयोग कर सकते थे, जो वास्तव में बहुत अनावश्यक था। क्योंकि इसे अनावश्यक समझा गया था, भले ही यह एक चौथा मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार था, लिन शेन केवल 2 पहले मोड़ पालतू कैप्सूल का व्यापार करके इसे हासिल करने में कामयाब रहे। वाणिज्यिक द्वीप को छोड़कर वापस आते समय लिन शेन ने परीक्षण के लिए स्पिरिट बी रिंग को सक्रिय किया और पाया कि इसका प्रभाव उसकी कल्पना से भी अधिक अच्छा था। पीले क्रिस्टल जैसी स्पिरिट बी रिंग में अंगूठी के आकार की एक सुनहरी मधुमक्खी की छाया थी और लिन शेन ने पाया कि उसकी छोटी उंगली उसमें पूरी तरह से फिट बैठती है। हालांकि एक बार जब उन्होंने कोहेसन वेव रिंग कौशल को सक्रिय किया तो स्पिरिट बी रिंग से फैलने वाला प्रभामंडल उनके पूरे शरीर को ढकने के लिए काफी बड़ा था और कोहेसन वेव रिंग के माध्यम से प्रवाहित होने वाले सभी शक्ति उतार चढ़ाव एक बिंदु पर केंद्रित हो गए। लिन शेन ने अपनी मुट्ठी शक्ति को कोहेसन वेव रिंग से गुजरने की कोशिश की। मुट्ठी शक्ति एक निश्चित सीमा के भीतर सुई की मोटाई जितनी बारीक सीमा में केंद्रित थी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। फिर उन्होंने अपनी स्थानिक अंगुली शक्ति को संसंजन तरंग वलय के माध्यम से आजमाया, जो और भी अधिक सघन और बारीक हो गई, सुई की अत्यंत तीखी नोक की तरह, और इसके कारण होने वाली स्थानिक गड़बड़ी भी बहुत कम हो गई। हालांकि यह अभी भी ज़मीन तलवारबाज को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पहले से ही काफी महत्वपूर्ण था। इस आइटम के साथ जब तक लिन शेन का फिंगर पावर पर शोध सफल रहा, वह निश्चित रूप से ताकत उधार लेने और बदलने में कुशल एस्केंडर्स के खिलाफ एक अच्छी भूमिका निभा सकता था। ये चीज एकदम सही है। लिन शेन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने स्पिरिट बी रिंग को अपनी छोटी उंगली पर पहनने के लिए अंगूठी के रूप में रखने का फैसला किया। रास्ते में लिन शेन ने अपने संचारक पर अंतर्तारकीय समाचार की जांच की और अनजाने में एक अस्पष्ट समाचार को देख लिया। दी मैन जनजाति और सेलेस्टियल रेस के बीच हाल ही में कुछ टकराव हुआ था, जिसके कारण कई संघर्ष हुए और दोनों पक्षों में कई लोग हताहत हुए। संघर्ष में निर्वाण प्राणियों की मृत्यु हुई, जिनमें सेलेस्टियल रेस की ओर से 5 लोग भी शामिल थे।
सबसे पहले लिन शेन केवल डी मैन जनजाति और सेलेस्टियल रेस के बीच के मुद्दों से आकर्षित हुए थे, लेकिन जब उन्होंने नष्ट हुए निर्वाण प्राणियों की सूची देखी तो उनमें से 3 का उपनाम ओयांग था, जिसने लिन शेन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उन्होंने शीघ्रता से संबंधित समाचार खोजे और अंततः एक रिपोर्ट में पाया कि ये तीनों ओयांग नाम वाले निर्वाण प्राणी सभी मानव थे जो कि फायर स्टार से आए थे। ओयांग युदू जिस ओयांग परिवार से संबंधित है वे ही फायर स्टार पर विकास कर रहे हैं, है न? एक साथ 3 निर्वाण प्राणियों की मृत्यु ओयांग परिवार के लिए एक गंभीर आघात होगी। लिन शेन ओयांग परिवार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। m_wheeler योजक चिन्ह novelben.net पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। हालांकि ओयांग परिवार वास्तव में ब्रह्मांड में उल्लेख के लायक नहीं था। 3 मृतक निर्वाण प्राणी केवल इसलिए समाचार में आ सके क्योंकि वे सेलेस्टियल रेस और डी मैन जनजाति के बीच संघर्ष में मारे गए थे, अन्यथा शायद कोई रिपोर्ट ही नहीं होती। इससे लिन शेन को संदेह हुआ कि क्या ओयुयांग परिवार की दुर्दशा वान परिवार के साथ संघर्ष के दौरान लिन शेन को ओयुयांग युडू द्वारा दी गई सहायता से संबंधित हो सकती है। 3 निर्वाण प्राणी। लिन शेन को पता था कि मनुष्यों के लिए एक भी निर्वाण प्राणी उत्पन्न करना कितना कठिन था, इसलिए ओयांग परिवार की वर्तमान स्थिति बहुत भयावह होनी चाहिए। वह ओयांग युदू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन विशालकाय रिंग स्टार पर होने के कारण वह ओयांग परिवार में किसी से भी संपर्क नहीं कर सका। चूंकि तियानशिन यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे तियानशिन से मदद लेनी होगी। जब लिन शेन पैराडाइज पैलेस में वापस आया तो उसने देखा कि तियानशिन बगीचे में एक कुर्सी पर लेटा हुआ है, मानो धूप सेक रहा हो। मेरी मदद करो, लिन शेन ने तियानशिन के पास आते हुए कहा। मुझे क्यों करना चाहिए? तियानशिन ने जवाब दिया। उसने अपना सिर उठाने की जहमत नहीं उठाए और अभी भी धूप का चश्मा पहने हुए थी। मत भूलना, तुम्हारे रहस्यमय बक्से की चाबी मैंने ही दी थी, लिन शेन ने उसे याद दिलाया। वह मेरी छोटी भतीजी का उपकार था, इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुमने चाबी मुझे नहीं सौंपी, तियानशिन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लिन शेन को लगा कि तियानशिन गलत नहीं था। वास्तव में चाबी तियानशिन ने ले ली थी, इसलिए यदि किसी पर एहसान था तो वह तियानशिन ही था। ये वस्तु आपकी सहायता के बदले में। मुझे एक मानव परिवार के बारे में जानकारी चाहिए। वो परिवार आपकी दिव्य जाति के भीतर है। लिन शेन ने एंजल रिवॉल्वर का असेंशन संस्करण निकाला और इसे तियानशिन को सौंप दिया। ये जल्दी या बाद में मेरा होना तय था, इसलिए यह बस मेरे पास वापस आ रहा है, तियानशिन ने कहा और उसने एंजल रिवॉल्वर को अपने हाथों में लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। परिवार का नाम बताओ और मैं एक दोस्त से तुम्हारे लिए पूछताछ करने को कहूंगी। लेकिन अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। मानव परिवार दिव्य जाति के भीतर एक छोटा सा प्रभाव है और हम कुछ भी पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फायर स्टार से ओयांग परिवार। मुझे उनकी हाल की स्थिति के बारे में विस्तार से जानना है, लिन शेन ने जोर देकर कहा। फायर स्टार का ओयांग परिवार कुछ हद तक परिचित लगता है। क्या ये मानव परिवार है जिसने हाल ही में दीमैन जनजाति के साथ संघर्ष में 3 निर्वाण प्राणियों को खो दिया है? तियानशिन ने सोचा और फिर पूछा। हाँ, यह ओयांग परिवार है, लिन शेन ने पुष्टि की। रुको, मुझे कुछ लोगों से संपर्क करने दो, तियानशिन ने कहा और एक तरफ हट गई। फिर उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला। लिन शेन केवल इंतजार कर सकता था। थोड़ी देर बाद तियानशिन वापस आया और बोला, ओयांग परिवार तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? मित्र, लिन शेन ने उत्तर दिया। अगर वे आपके मित्र हैं तो ये राहत की बात है। ओयांग परिवार इस समय बहुत बुरी स्थिति में है। संघर्ष में मारे गए उन 5 निर्वाण प्राणियों में से हालांकि केवल 3 का नाम ओयांग था, अन्य 2 अन्य जातीय निर्वाण प्राणी वास्तव में ओयांग परिवार के संरक्षण में थी। इसलिए उस संघर्ष में मारे गए सभी निर्वाण प्राणी ओयांग परिवार से थे। अब ओयांग परिवार के पास केवल 2 निर्वाण प्राणी बचे हैं जो किले को संभाले हुए हैं। साथ ही एक अन्य जाति का निर्वाण प्राणी भी है जो भाग गया है, जिससे ओयांग परिवार में केवल एक निर्वाण प्राणी रह गया है। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें कठोरता से दबा दिया है और फायर स्टार पर उनकी कई संपत्तियां और क्षेत्र छीन लिए गए हैं। मेरा अनुमान है कि उनके लिए फायर स्टार पर बने रहना कठिन होगा। यदि वे अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल भी हो जाते हैं तो भी उनके प्रतिस्पर्धियों द्वारा उन पर कब्जा कर लिए जाने की पूरी संभावना है। सभी मृत निर्वाण प्राणी ओयांग परिवार से थे। क्या ये संभावना है कि दीमैन जनजाति जानबूझकर ओयांग परिवार को निशाना बना रही है? लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, जिसके कारण उसने कुछ प्रतिकूल निर्णय लिए।
दी मैन जनजाति जैसा कबीला एक साधारण ओयांग परिवार को कैसे निशाना बना सकता है? वे केवल हमारे दिव्य जाति देवता के साथ झड़प में फंस गए थे, जो कि संपार्श्विक क्षति की भूमिका निभा रहे थे, तियानशिन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। इस संघर्ष के दौरान दी मान जनजाति की ओर से कौन प्रभारी था? लिन शेन ने पूछा। तियानशिन ने बताया, मैंने सुना है कि यह डी मैन जनजाति के 7 राजाओं में से एक, अभिमानी सम्राट कैथरीन की प्रिय पुत्री है। तो यह वही थी। लिन शेन का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने आगे कहा, इस संघर्ष में दी मैन जनजाति की सेनाओं में क्या वान उपनाम वाला कोई मानव परिवार था? रुको, तियानशिन ने जवाब दिया, एक बार फिर अपना कम्युनिकेटर निकाला और चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। नहीं, कैथरीन के अधीन वान उपनाम वाला एक मानव परिवार है, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया, तियानशिन ने उदासीनता से कहा। इस तरह के संघर्ष ब्रह्मांड में सामान्य है। मानव परिवार की बात तो दूर, बड़ी जनजातियों के संघर्ष में कुछ छोटी नस्लें भी नष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड में नेविगेट करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ब्रह्मांड में छोटी जातियों का अस्तित्व और विकास अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। बहुत सी छोटी जातियां इतिहास के पन्नों से मिट चुकी हैं, यहाँ तक कि वे अपना नाम भी नहीं छोड़ पा रही हैं। लिन शेन ने तियानशिन से ओयांग परिवार के सदस्यों की संपर्क जानकारी खोजने में मदद करने के लिए कहा। तियानशिन ने कहा कि यह थोड़ा परेशानी भरा था और उसे कुछ समय चाहिए। जब लिन शेन जाने वाला था तो तियानशिन ने अचानक टिप्पणी की, सिहाट द्वीप हाल ही में अस्थिर हो गया है। यदि आप वहां मौत की तलाश में जाने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप जाने से पहले मेरे चचेरे भाई के लौटने का इंतजार करें, नहीं तो आप मर जाएंगे और वह इसका दोष मुझ पर डाल देगी। NOWELLBEIN.CO। समझ गया। लिन शेन पहले तो थोड़ा चौंका, फिर तियानशिन पर एक नजर डाली, देखा कि तियानशिन धूप सेंकने के लिए वापस लेट गया था और अपने कमरे में लौटने से पहले उसने जवाब दिया। वह जानता था कि तियानशिन बिना किसी कारण के सिहाट द्वीप का उल्लेख नहीं करेगा, लेकिन उसने वैसे भी बाहर जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए यह वास्तव में उसे चिंतित नहीं करता था। उत्परिवर्तित आरोहण द्रव की इतनी सारी बोतलें खरीदने के बाद उन्होंने आने वाले समय में विकास सिद्धांत पर शोध करने की योजना बनाई, विशेष रूप से आरोहण खंड को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। लिन शेन अपने कमरे में वापस आया, उत्परिवर्तित आरोही द्रव को एक तरफ रख दिया, इनहेरिटेंस फैन को बुलाया और फिर उसमें से सामग्री की प्रतिलिपि बना ली। इसमें निहित वंशानुक्रम विकास कौशल वास्तव में आरोहण से संबंधित भाग रखता था। यद्यपि लिन शेन कई चित्रात्मक अक्षरों को नहीं पहचान पाया, फिर भी वह उनके अर्थ समझने में सक्षम था। आखिरकार विरासत का पंखा उन्हीं से उत्पन्न हुआ था और उनका उससे ऐसा संबंध था जो रक्त संबंधों से भी अधिक गहरा था, यहाँ तक कि माता पिता और उनकी बेटी के बीच के संबंध से भी अधिक घनिष्ठ था। हालांकि इनहेरिटेंस फैन की रक्त रेखा का एक हिस्सा प्राइमवल एग से भी प्राप्त हुआ था, इसलिए ये पूरी तरह से लिन शेन के समान नहीं था। जीवन आधार क्षमताओं और क्षमता को विकसित करना कुछ ऐसा था जो सभी एस्केंडर्स को करने की आवश्यकता थी। चूंकि उसे प्रामाणिक विकास सिद्धांत में कोई सफलता नहीं मिली थी, इसलिए लिन शेन ने अन्य विकास कौशलों का संदर्भ लेने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से वह विरासत विकास कौशल से सबसे अधिक परिचित था, इसलिए उसने वहीं से शुरुआत करने का फैसला किया। लिन शेन के लिए वंशानुक्रम विकास कौशल को समझना कठिन नहीं था। यह विकास कौशल आधार उत्परिवर्तन, विकास और निर्वाण में विभाजित था। लिन शेन द्वारा अभ्यास किए गए अन्य विकास कौशलों की तुलना में वंशागति विकास कौशल काफी उन्नत था और किसी भी तरह से उन उच्च स्तरीय विकास कौशलों से कमतर नहीं था जिनका उसने पहले सामना किया था। इसके अलावा इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल का एक खास फायदा था, इसे सीखना बहुत आसान था। इसकी खेती के लिए बहुत कम सीमा थी, या यूं कहें कि कोई सीमा ही नहीं थी। कोई भी बुद्धिमान प्रजाति जो इसका अभ्यास करने के लिए तैयार है, उसे जल्दी से इसमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए। यदि लिन शेन के पास शुरू से ही इस वंशानुक्रम विकास कौशल तक पहुंच होती, तो वह विकास सिद्धांत के गलत संस्करण का अभ्यास नहीं करता। इसमें महारत हासिल करना आसान होने का मतलब यह नहीं था कि वंशागति विकास कौशल प्राथमिक था। इसके विपरीत यह न केवल उन्नत था, बल्कि अन्य प्रजातियों के विकास कौशल की तुलना में इसमें बहुत आकर्षक विशेषता भी थी। वंशानुक्रम विकास कौशल का अभ्यास करने से संतानों के गठन और प्रतिभा में सुधार हो सकता है, और ये सुधार उन लोगों के लिए विशिष्ट थे जिन्होंने वंशानुक्रम विकास कौशल का अभ्यास किया था। इसका मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति वंशानुक्रम विकास कौशल का अभ्यास करता है, तो उसकी संतानों के लिए इसका अभ्यास काफी अधिक प्रभावी होगा।
जितनी अधिक पीढ़ियां इस विरासत से गुजरी, उनका शरीर और प्रतिभा उतनी ही मजबूत होती गई। बेशक वंशानुक्रम विकास कौशल की क्षमताएं भी बहुत ही जबरदस्त थीं, जो एक बहुत ही व्यापक विकास कौशल का गठन करती थीं। कुछ समय तक अध्ययन करने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि वंशानुक्रम विकास कौशल वास्तव में उनके द्वारा अभ्यास किए गए गलत विकास सिद्धांत के साथ समानताएं साझा करता है। त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत ने शारीरिक उत्परिवर्तन और मजबूती पर जोर दिया, जबकि वंशानुक्रम विकास कौशल ने रक्त वंशानुक्रम पर जोर दिया। यदि वह दोनों को मिला सके तो क्या ये संभव हो सकेगा कि वह अपनी उत्परिवर्तित प्रतिभाओं को सीधे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके? बेशक लिन शेन के मन में यही विचार था, लेकिन आखिरकार ये दो पूरी तरह से अलग अलग विकास कौशल थे। उन्हें मिलाना लगभग असंभव था। अमर न्यायालय पर कदम रखना और अमरता शास्त्र के विपरीत, जो विकास कौशल भी थे लेकिन अनुप्रयोग आधारित विकास कौशल की ओर अधिक झुकाव रखते थे, वे विकास सिद्धांत के साथ संघर्ष नहीं करते थे। वंशानुक्रम विकास कौशल और विकास सिद्धांत के कार्य अत्यधिक ओवरलैप करते हैं, जिसका अर्थ ये भी है कि वे असंगत हैं। मूल रूप से संगत होना असंभव है, एक साथ चलना तो दूर की बात है। लिन शेन ने इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल के असेंशन चैप्टर का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ हद तक निराशाजनक था। इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल, जिसे समझना आसान होना चाहिए था, उसके लिए मायावी बना रहा। ऐसा प्रतीत होता था कि विकास सिद्धांत की दोषपूर्ण प्रतिलिपि के अलावा वह किसी भी वैध विकास कौशल में निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता था। लिन शेन निराश हो गया और आगे अध्ययन करने के बारे में सोच रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। लिन शेन हैरान था। वे वुफू, उस पागल आदमी ने वास्तव में रिंग माउंटेन ग्रह पर सुपरसोर्स ड्रैगन का वध करना बंद कर दिया था। संदेश। वे वुफू ने मैकेनिकल घड़ी लिन शेन को सौंप दी। लिन शेन ने घड़ी ली और एक नजर में देखा कि यह रेड हॉट ए का संदेश था। MVLA योजक चिन्ह novelben.net पर नई कहानियों का अनुभव करें। लिन शेन ने इसे खोला और पाया कि उसमें रेड हॉट ए द्वारा भेजा गया एक वीडियो था, और आश्चर्यजनक रूप से वह भाग था जिसमें कॉस्मिक रेनबो लाइट इनहेरिटेंस एवोल्यूशन स्किल में परिवर्तित हो गया था। आपने कॉस्मिक रेनबो लाइट का यह उदाहरण भी देखा होगा, है ना? आप इसके द्वारा विकसित किए गए इवोल्यूशन स्किल के बारे में क्या सोचते हैं? मैंने इसका विश्लेषण किया है। देखिए मैंने विश्लेषण में क्या किया। इसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज भी आया। लिन शेन ने रेड हॉट ए के अनुवाद और इनहेरिटेंस इवोल्यूशन स्किल के विश्लेषण की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। इसमें से अधिकांश सही था, सिवाय कुछ विवरण गलत थे। एक आवेग से प्रेरित होकर लिन शेन ने एक संदेश संपादित किया, रेड हॉट ए के विश्लेषण के उन हिस्सों को सही किया जो समस्याग्रस्त थे, और फिर उसे भेज दिया। आपने आखिरकार मेरे संदेशों का जवाब देने की कृपा की। आपके कौशल में कोई कमी नहीं आई है। आपने जो विवरण सही किए हैं वे बहुत अच्छे हैं। रेड हॉट ए का संदेश तुरंत वापस आ गया और लिन शेन के आगे के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वीडियो संचार के लिए अनुरोध आया। इस बार लिन शेन ने सीधे तौर पर इसे अस्वीकार करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि पहले एक संदेश भेजा, 6 घंटे में। संदेश भेजने के बाद लिन शेन ने उसे अस्वीकार कर दिया। लिन शेन ये भी जानना चाहता था कि रेड हॉट ए वास्तव में कौन था। वह वीडियो के माध्यम से दूसरे पक्ष को देख सकता था, फिर भी वह नहीं चाहता था कि रेड हॉट ए को पता चले कि वह कौन था। अब विशालकाय रिंग स्टार पर रात होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्होंने विशालकाय रिंग स्टार पर रात के दौरान संचार उपकरण का उपयोग करने की कोशिश की थी, और दूसरा पक्ष केवल गहरा अंधेरा ही देख सकता था, जबकि होलोग्राफिक छवि केवल अंधेरे को ही प्रक्षेपित कर सकती थी। जब तक वह प्रक्षेपण के काफी करीब था, वह दूसरे पक्ष की प्रक्षेपित विषय वस्तु को देख सकता था। 2 घंटे के बाद लिन शेन इसका फायदा उठाकर रेड हॉट ए को देख सकता था, जबकि रेड हॉट ए उसे नहीं देख पाता था। अन्य लोगों को यह अनुमान लगाने से रोकने के लिए कि संचार के समय से यह स्थान विशालकाय वलय तारे की रात का अनुभव कर रहा था, लिन शेन ने जानबूझकर कुछ घंटों के लिए देरी कर दी। रेड हॉट ए को लिन शेन का मतलब समझ में आ गया और उसने दूसरा संदेश भेजा, 6 घंटे बाद मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। लिन शेन ने वेई से कहा कि पहले आराम कर लें, और 6 घंटे इंतजार करने के बाद, क्योंकि वह रेड हॉट ए के साथ वीडियो संचार शुरू करने में झिझक रहा था, दूसरी तरफ से अनुरोध पहले ही आ गया। 1 सेकंड भी देर नहीं हुई। सुरक्षा के लिए लिन शेन ने अल्ट्राबन बैटल सूट और हेलमेट का एक सेट पहना था, और अपने ऊपर एक बड़ा लबादा लपेटा था, ताकि अगर अंधेरा हो जाए और दूसरा पक्ष यह न देख सके कि वह कैसा दिखता है, तो उसे बचाया जा सके।
लिन शेन ने गहरी सांस ली और वीडियो संचार अनुरोध स्वीकार कर लिया। तुरंत ही फोन पर एक होलोग्राफिक छवि प्रक्षेपित की गई और लिन शेन ने करीब से देखने के लिए झुककर देखा, लेकिन वह थोड़ा चौंक गया। होलोग्राफिक छवि के भीतर एक मोज़ेक आकृति सोफे पर लेटी लिन शेन और कैथरीन दोनों ने एक दूसरे के होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। कैथरीन को अंधेरा दिखाई दिया, जबकि लिन शेन को मोज़ेक दिखाई दिया। दोनों में से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि दूसरा कैसा दिखता है। इस मोज़ेक में क्या है? क्या ये दूसरी तरफ से बनाया गया वीडियो इफेक्ट है या ये फायर सीड का मोज़ेक है? लिन शेन को वास्तव में ये समझना मुश्किल हो रहा था कि वीडियो में मोज़ेक के साथ क्या हो रहा था। अगर दूसरे व्यक्ति के पास अग्नि बीज है तो ये बहुत बड़ा संयोग होगा। ब्रह्मांड इतना विशाल है, ये कैसे हो सकता है कि संयोग से जिस रेड हॉट से वो वीडियो कॉल कर रहा था, उसके पास अग्नि बीज हो? लिन शेन ने होलोग्राफिक छवि की बारीकी से जांच की। हालांकि वह ये नहीं देख पाया कि रेड हॉट कैसी दिखती है, लेकिन वह देख सकता था कि वह लिविंग रूम में थी। सोफे और अन्य सजावट की शैली रेट्रो डिजाइन की थी। सोफे के बाहर किसी तरह की चमड़े की सामग्री से बना था। सोफे के बगल में एक प्राणी लेटा था। हालांकि उसका सिर और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी रीढ़ दिखाई दे रही थी। लिन शेन का पहला विचार पाताल लोक के सल्फा वुल्फ का था। जब लिन शेन अभी भी निरीक्षण कर रहा था, अचानक संचार टूट गया और फिर रेड हॉट से एक संदेश आया। अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो मत मिलो। मेरे साथ खेल खेलने का क्या मतलब है? हालांकि यह केवल पाठ था, लिन शेन वास्तव में शब्दों में निराशा को महसूस कर सकता था। तुम मुझे नहीं देख सकते। लिन शेन ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए एक टेक्स्ट संदेश भेजा। तुम्हारे यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रेड हॉट ने एक और संदेश भेजा। मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। लिन शेन ने अपने टेक्स्ट संदेशों को संक्षिप्त रखने की कोशिश की ताकि रेड हॉट को कोई संकेत न मिले कि वह अजीब आदमी नहीं था। मुझे मत बताओ कि तुम भी केवल अंधेरा ही देख सकती हो। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जिसे तुम आसानी से कुछ शब्दों से धोखा दे सको। कैथरीन ने सीधे एक वॉयस मैसेज भेजा। कैथरीन की आवाज से लिन शेन ने अनुमान लगाया कि वह युवा थी, लेकिन एक युवा लड़की की नहीं, वह संभवतः थोड़ी उम्र वाली एक परिपक्व महिला थी, शायद तियानजून से बहुत अलग नहीं थी। योजक चिन्ह novelbin.net पर अपनी गाथा जारी रखें। मोज़ेक। लिन शेन को अजीब आदमी के बात करने का तरीका याद आ गया, हालांकि उसे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं था। अजीब आदमी वास्तव में कम बोलने वाला व्यक्ति था, बस वे जितना अतिवादी नहीं था। बेशक लिन शेन ध्वनि संदेश का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसके बजाय एक पाठ संदेश भेजा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पास मोज़ेक है? मैं मोज़ेक का उपयोग नहीं कर रही हूँ। कैथरीन को संदेह हुआ जब उसने लिन शेन का संदेश देखा। कुदाल के बारे में उसकी समझ के आधार पर यह समझ में नहीं आया कि वह झूठ बोलेगा, विशेष रूप से इतने खराब बहाने के साथ। मोज़ेक। ये जानते हुए कि वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था, ऐसा करने से केवल खुद को उजागर करने का जोखिम होगा, लिन शेन ने वही 3 शब्द फिर से भेजे। कैथरीन और भी हैरान हो गई। इस पर सोचने के बाद उसने फिर से वीडियो कॉल शुरू की। इस बार लिन शेन ने आत्मविश्वास से वीडियो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन कैथरीन को अभी भी केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अभी भी केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? कैथरीन सीधी खड़ी हुई और कैमरे की ओर बोली। अंधेरे में कोई आवाज नहीं थी। कैथरीन ने कुछ बार दोहराया, लेकिन फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया, जिससे वह निराश हो गई। जैसे ही वह वीडियो कॉल समाप्त करने वाली थी, उसने स्पेडे का एक संदेश देखा। मोज़ेक, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? कैथरीन के मन में कुछ संदेह तो थे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको देख नहीं सकती और आपकी आवाज भी नहीं सुन सकती। ऐसा लगता है कि नुकसान बहुत गंभीर है। संदेश भेजें। ये संदेश भेजने के बाद लिन शेन ने वीडियो संचार बंद कर दिया। कैथरीन को अब संदेह हुआ और उसने सवाल किया कि क्या दूसरी तरफ वाला व्यक्ति वास्तव में स्पेडे था। हालांकि उस व्यक्ति ने पहले जो सामग्री उसके लिए संशोधित की थी, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। मेरे मन में इवोल्यूशन स्किल के बारे में कुछ सवाल हैं। क्या आप उन्हें हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रेड हॉट ने जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की विशेषज्ञता का अंदाजा लगाने के लिए कुछ मुश्किल सवाल पूछे। यदि यह वास्तव में हुक्म में होता तो ऐसे प्रश्न उसके लिए कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करते।
प्रश्नों को देखने पर लिन शेन को पता था कि यदि यह कोई अन्य विकास कौशल होता तो उसके पास रेड हॉटे के साथ इस पर चर्चा करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जब बात विरासत विकास कौशल की आई तो शायद उससे बेहतर इसे कोई नहीं समझ पाया। रेड हॉटे द्वारा भेजे गए प्रत्येक प्रश्न का लिन शेन शीघ्रता से उत्तर देने में सक्षम था। रेड हॉटे से कुछ सवाल पूछने के बाद वह अपने संदेह को खारिज करने के लिए लगभग तैयार थी। ऐसी विशेषज्ञता के साथ भले ही वह स्पेड ए न हो, वह ग्रैंडमास्टर स्तर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। और एक ग्रैंडमास्टर किसी की नकल कैसे कर सकता है? लिन शेन को पता था कि यह समय आ गया है। उसने बस भयंकर शक्ति को सुई में संघनित करने की समस्या लिखी और उसे रेड हॉटे को भेज दिया। ये रेड हॉटे हमेशा उसे सभी प्रकार के विचित्र कौशल और समस्याएं भेजने का आनंद लेता था। अब वह उसे विचार करने के लिए ये चुनौती देकर उसी का जवाब दे रहा था। अगर वह इसे हल कर लेती तो लिन शेन का बहुत समय और प्रयास बच जाता। हालांकि लिन शेन ने उसे बिना कुछ कहे सिर्फ समस्या भेजी। उसने उसे इसे हल करने के लिए नहीं कहा। व्यस्त हूँ, मुझे जाना होगा, लिन शेन ने संदेश भेजा और उसके बाद रेड हॉटे के किसी भी संदेश को अनदेखा कर दिया। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सबसे अच्छा समाधान निकालूंगा। इतनी भयंकर शक्ति को सुई में केंद्रित करना, फिर भी बिना किसी संकेत के उसे प्राप्त करना, आपने एक विरोधाभासी चुनौती पेश की है। ऐसी क्रूरता इतनी अदृश्य कैसे हो सकती है? ठीक है, समझ गया। इससे मुझे परेशानी नहीं होगी। कुछ ही देर में कैथरीन ने लिन शेन को कई संदेश भेजे, लेकिन उसने उन्हें बिना जवाब दिए केवल पढ़ा। ये देखकर कि आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कैथरीन ने संदेश भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय लिन शेन द्वारा भेजे गए मुद्दे को लिख लिया और अपना शोध शुरू कर दिया। प्रचंड शक्ति को सुई में बदलना कैथरीन के लिए कठिन नहीं था। चुनौती ये थी कि इतनी विशाल शक्ति को उसके उतार चढ़ाव में अदृश्य बनाए रखा जाए, जबकि उसकी मूल गति और शक्ति को बनाए रखा जाए, जो कि अत्यंत कठिन था। कैथरीन ने कई तरीके आजमाए, लेकिन सही संतुलन हासिल करना मुश्किल था। उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए गति और शक्ति का त्याग करना पड़ता था। गति और शक्ति को बनाए रखने के लिए उतार चढ़ाव को इस हद तक नियंत्रित करना कठिन था कि उनका पता ही न चल सके। कैथरीन ने काफी समय तक शोध किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकी। हालांकि इसे किसी विशेष जन्मजात कौशल से हल किया जा सकता था, लेकिन कैथरीन को ऐसे समाधान अपने से नीचे लगे। उसे लगा कि इसे हल करने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करना केवल हुक्म के उपहास को आमंत्रित करेगा। इस प्रकार कैथरीन एक ऐसा समाधान खोजने के लिए दृढ़ थी जो किसी विशेष जन्मजात कौशल पर निर्भर न हो, क्योंकि केवल ऐसा उत्तर ही स्पेड ए को वास्तव में आश्वस्त कर सकता था। लिन शेन ने अब रेड हॉटे की चिंता नहीं की। उन्होंने यांत्रिक घड़ी को वेई वुफू के पास वापस भेज दिया और त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत पर अपना शोध जारी रखा। दोषपूर्ण विकास सिद्धांत ऐसी चीज थी जिसे वह दूसरों को सौंपने का साहस नहीं कर सकते थे। लिन शेन ने पहले भी कई बार मानक और गलत संस्करणों की तुलना की थी और पाया था कि केवल कुछ ही जगहें थीं जहां गलत संस्करण मानक संस्करण से अलग था। हालांकि इन कुछ बदलावों के बाद दोनों ग्रंथों का अर्थ पूरी तरह से अलग हो गया था। ये कहा जा सकता है कि उन कुछ स्थानों पर हुई त्रुटियों ने विकासवाद के सिद्धांत के मूल को पूरी तरह से पलट दिया। ऐसा लगता है कि अब केवल एक ही तरीका बचा है, विकास सिद्धांत के उद्गम अध्याय के मानक संस्करण को गलत संस्करण के मूल से मेल खाने के लिए बदलना। यदि यह काम नहीं करता है, तो मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत को संशोधित करना शुरू कर दिया। जाहिर है, यह एक मुश्किल काम था। लिन शेन वास्तव में इस काम को वेई वुफू को सौंपना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वेई वुफू ने विकास सिद्धांत के गलत संस्करण का अभ्यास नहीं किया था। इस तरह की आंतरिक साधना को केवल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता था। सिद्धांततः सहानुभूतिपूर्ण समझ हासिल करना असंभव है, क्योंकि दो लोगों के अनुभव बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वे बहुत समान हों। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण और विचार पैटर्न को पूरी तरह से संरेखित करना और भी कठिन है। इसलिए चाहे लिन शेन ने इसे कैसे भी वर्णित किया हो या वेई वुफू को कैसे भी समझाया हो, वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि विकास सिद्धांत के गलत संस्करण को साधना कैसा लगता है। केवल अभ्यासी ही उस भावना का वास्तविक अनुभव कर सकता है। लिन शेन ने सबसे पहले संपूर्ण मानक विकास सिद्धांत को याद किया, जो कि उनके जैसे औसत स्मृति वाले व्यक्ति के लिए काफी दिमाग खपाने वाला काम था। मानक विकास सिद्धांत को याद करके उन्होंने इसकी एक व्यवस्थित समझ भी हासिल की।
अमीर लोग प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं, गरीब लोग उत्परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। मानक विकास सिद्धांत अमीर लोगों का तरीका है जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संसाधनों और तकनीकों का भरपूर उपयोग करते हैं। दूसरी ओर त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत स्पष्ट रूप से गरीबों का मार्ग है। जितनी अधिक कठोर परिस्थितियां होंगी, उतनी ही तेजी से व्यक्ति के स्वयं के परिवर्तन होंगे। लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत को तदनुसार संशोधित करने के लिए दोनों के बीच मौलिक अंतर की व्याख्या करने का प्रयास किया। हालांकि इस समझ के आधार पर लिन शेन ने मानक विकास सिद्धांत में कुछ बदलाव करने का प्रयास किया और पाया कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। आधार उत्परिवर्तन अध्याय में कुछ प्रमुख बिंदुओं में परिवर्तन करना तथा मानक विकास सिद्धांत को एक अन्य मूल सिद्धांत में बदलना जो कि बिल्कुल विपरीत हो, बहुत कठिन था। जिस व्यक्ति ने ये गलत विकास सिद्धांत बनाया है वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे लेकर आए। लिन शेन ने रात भर शोध किया और फिर भी इसे समझ नहीं पाया। वह इसे लेकर काफी भावुक था। जब वेई वुफू नाश्ते के लिए दरवाजा खटखटाने आया, तभी लिन शेन को एहसास हुआ कि काफी देर से उजाला हो रहा था। वेई एक नव पदोन्नत आरोही के लिए विकास कौशल को संशोधित करने और इसके मूल को बदलने के लिए सबसे आसान शुरुआती बिंदु क्या है? लिन शेन विचारों से रहित वेई को देखकर अपने संदेह को पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हारे पास समस्याएं हैं, इवोल्यूशन स्किल, वेई ने कहा। वास्तव में समस्याएं हैं। आप जानते हैं कि मैं विकास सिद्धांत का अभ्यास करता हूं, लेकिन विकास सिद्धांत का मेरा संस्करण मानक संस्करण से थोड़ा अलग है। इसका मूल बिल्कुल विपरीत है। अब मैं जिस विकास सिद्धांत का अभ्यास करता हूं, उसमें आधार उत्परिवर्तन के बाद का भाग नहीं है। इसलिए मैं केवल मानक विकास सिद्धांत को संशोधित करने का प्रयास कर सकता हूं, ये देखने के लिए कि क्या मैं इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकता हूं। लिन शेन ने वेई के साथ खुलकर साझा किया। बदला नहीं जा सकता। वेई वुफू की प्रतिक्रिया लिन शेन पर डाले गए ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी। क्या ये वास्तव में असंभव है? लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये जानते हुए कि सब कुछ इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता है। त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत के निर्माता को संभवतः एक प्रेरणा मिली होगी और उसने आधार उत्परिवर्तन अध्याय में मनमाने संशोधन कर दिए होंगे, जिससे यह एक अलग रास्ते पर चला गया होगा। लेकिन आरोहण अध्याय की विषय वस्तु मानक विकास सिद्धांत से आगे बढ़ी। ये वैसा ही था जैसे आप उसी रास्ते पर चलना शुरू करें, फिर सड़क पर एक दोराहे पर पहुंचे और गलत रास्ता चुन लें। अब आप मार्ग खोजने के लिए मूल मानचित्र का उपयोग करने का प्रयास करें, लेकिन मानचित्र पर ऐसा कोई मार्ग नहीं है। आप चाहे इसे मानचित्र से कैसे भी तुलना करें, आप रास्ता नहीं खोज सकते। ये तलवार की तलाश के लिए नाव पर निशान लगाने से अलग नहीं है। बदलाव से काम नहीं चलेगा। बदलाव न करने से आपको अपना रास्ता अपनाना होगा, शायद वह काम करेगा। वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। वेई वुफू की बातें सुनकर लिन शेन कुछ चौंके बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वेई, तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरी प्रतिभा बस औसत है। मैं बुनियादी विकास कौशल में भी महारत हासिल नहीं कर सकता और यह मेरा पहला मौका है जब मैं आरोही स्तर में प्रवेश कर रहा हूँ। तुम मुझसे अपना खुद का विकास कौशल बनाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरा ज्ञान और समझ पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुभव मेरे पास है। देखो मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। वेई वुफू मुड़ा और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया, अंदर से ताला लगा दिया। फिर वह लिन शेन के पास चला गया। वेई वुफू ने लिन शेन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पसलियों के बाईं ओर दबाया और फिर लिन शेन से कहा, मेरे पीछे आओ और देखो। लिन शेन की नजर में वेई वुफू के पूरे शरीर पर केवल एक ही एक्यूपॉइंट था, जिसे उसकी एकमात्र कमजोरी माना जा सकता था। वेई वुफू के शरीर से बैंगनी धुंध उठने लगी और लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी ताकत वेई वुफू के भीतर से किसी शक्ति द्वारा खींची जा रही थी, जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। लिन शेन को पता था कि यह कितना खतरनाक था। किसी और की ताकत को अपने शरीर में खींचना, खास तौर पर किसी कमजोर जगह से। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वेई वुफू घायल हो सकता था, संभवतः उसे अपूरणीय क्षति भी हो सकती थी। आखिरकार यह उसकी एकमात्र कमजोरी थी, जिसे कोई उसकी सुरक्षा का द्वार कह सकता है। यदि खेती के दौरान कोई चोट लग जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय लिन शेन अब ज्यादा सोचने की स्थिति में नहीं था। उसने खुद को शांत किया और वेई वुफू के साथ सहयोग किया ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। लिन शेन की ताकत का एक निशान उसके शरीर के माध्यम से वेई वुफू के पीछे पीछे चला गया
मानो लिन शेन व्यक्तिगत रूप से वेई वुफू के विकास कौशल की साधना का अनुभव कर रहा हो। वेई वुफू फीनिक्स कबीले के एक गुप्त विकास कौशल का अभ्यास कर रहा था जिसे फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह अभी भी फीनिक्स कबीले के सर्वोच्च विकास कौशल फीनिक्स निर्वाण कौशल से कम था, फिर भी यह ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ उन्नत विकास कौशल था। फीनिक्स कबीले को वर्तमान में सार्वभौमिक अंतर्जातीय रैंकिंग में 9वां स्थान मिला है। आपकी अगली यात्रा MV योजक चिन्ह novelbun.net पर आपका इंतजार कर रही है। ये रैंकिंग कुछ हद तक सुप्रीम कबीले की कमजोरी के कारण पीछे रह गई, जो थी उनके सदस्यों की कमी, अन्यथा वे और भी ऊंचे स्थान पर हो सकते थे। यद्यपि फीनिक्स कबीले ने किसी जन्मजात निर्वाण सत्ता को जन्म नहीं दिया था, फिर भी एक पहलू में फीनिक्स कबीला शायद सर्वोच्च कबीले से भी अधिक भयावह हो सकता है। फीनिक्स कबीले का एक शुद्ध रक्त सदस्य आमतौर पर 10वें मोड़ के आरोहण पर पैदा होता है, जो निर्वाण से गुजरने के लिए फीनिक्स निर्वाण कौशल की खेती करता है, आसानी से सफल होता है और न केवल निर्वाण प्राप्त करता है बल्कि महान निर्वाण भी प्राप्त करता है। फीनिक्स कबीले के सभी शुद्ध रक्त सदस्य फीनिक्स निर्वाण कौशल का अभ्यास करते हैं। हालांकि सर्वोच्च कबीले के विपरीत फीनिक्स कबीले में कई मिश्रित रक्त सदस्य हैं। फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए विशेष रूप से फीनिक्स कबीले के मिश्रित रक्त सदस्यों के लिए बनाए गए विकास कौशलों में से एक है और यह एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली विकास कौशल है। वान नियानबेई द्वारा अभ्यास किया जाने वाला 6 पाथर्स फीनिक्स आर्ट वास्तव में फीनिक्स निर्वाण कौशल से उत्पन्न हुआ था। यह एक विकास कौशल था जिसे डी मैन जनजाति के एक राजा ने बनाया था, जिसने फीनिक्स निर्वाण कौशल से प्रेरणा ली थी। मूल लक्ष्य ये था कि डी मैन जनजाति के सदस्यों को फीनिक्स निर्वाण कौशल के प्रभाव प्राप्त करने और आसानी से महान निर्वाण पूरा करने की अनुमति दी जाए। दुर्भाग्य से 6 पाथर्स फीनिक्स आर्ट को विकसित करने की कोशिश करने वाले अधिकांश विषयों को रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ा। केवल वान नियानबेई ने 6 पाथर्स फीनिक्स लाइफ बेस को सफलतापूर्वक संघनित किया। 6 पाथर्स फीनिक्स के आधार पर वान नियानबेई को फीनिक्स कबीले के शुद्ध रक्त सदस्यों की तरह महान निर्वाण में प्रवेश करने का अवसर मिला। दुख की बात है कि अब वह मर चुका है और केवल अधूरा 6 पाथर्स फीनिक्स स्पिरिट बेस बचा है। लिन शेन ने वेई वुफू के शरीर के भीतर शक्ति का संचार महसूस किया, आकाश में नाचते हुए फीनिक्स पक्षी की तरह प्रभावशाली, पूर्व से आती हुई बैंगनी क्यूई की शुभ उपस्थिति की तरह निरंतर और अजय सीधे आसमान की ओर बढ़ती हुई। इस आभा ने लिन शेन को यह भ्रम दिया कि वेई वुफू के शरीर के भीतर बैंगनी क्यूई से बना एक फीनिक्स है, जो आग की एक अंतहीन रेखा खींच रहा है, जैसे कि वह किसी भी क्षण फट जाएगा। उसके पंख बादलों के माध्यम से सबसे ऊंचे स्वर्ग तक चढ़ जाएंगे। प्राचीन काल से बैंगनी क्यूई पूर्व से आती है। भोर से पहले की पहली रोशनी। सुबह की आत्मा फीनिक्स शरीर में बदल जाती है। भोर का समय सुबह की रोशनी का स्वागत करता है। फीनिक्स की हड्डियां बेर के फूलों की तरह गर्वित होती हैं। फीनिक्स का साहस स्वर्ग की तरह पतली धार्मिकता। फीनिक्स का दिल बहादुर और अडिग। फीनिक्स का मंत्र पहाड़ों जितना भारी। फीनिक्स की क्यूई विशाल और स्थायी। फीनिक्स का विलाप जिसमें से सारा जीवन निकलता है। वेई वुफू की आवाज लिन शेन के कानों में गूंज उठी। ये पहली बार था जब लिन शेन ने वेई वुफू को धारा प्रवाह बोलते हुए इतना लंबा बोलते सुना था। वह आवाज बहुत ही मधुर और शक्तिशाली थी, जैसे धातु की टकराहट या किसी पत्थर की छेनी की आवाज। प्रत्येक शब्द आत्मा को झकझोर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। लिन शेन समझ गया कि वेई वुफू उसे फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का सच्चा सार प्रदान कर रहा था। उम्मीद है कि वह सादृश्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वेई वुफू के भीतर शक्ति के प्रवाह को महसूस करते हुए और उनके शब्दों को सुनते हुए लिन शेन के दिमाग में एक छवि उभरी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंधकार में, उस पूर्वी सीमा पर जहां स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है, अंधेरे को चीरती हुई बैंगनी भोर की एक किरण प्रकाश के साथ धीरे धीरे ऊपर उठती हुई, आकाश को ढकने वाले अंधकार से मुकाबला करती हुई। बैंगनी क्यूई एक फीनिक्स में परिवर्तित हो गया जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूमता था। अंधेरे शून्य में निडरता से आक्रमण करता था, गर्वित था लेकिन अहंकारी नहीं था, आकाश की सीमाओं से परे धर्मी था, आगे बढ़ता था, वादों को महत्व देता था, जीवन और मृत्यु पर प्रकाश डालता था, और यहाँ तक कि यदि धूल में मिल जाता तो भी वह दुनिया के लिए प्रकाश की एक किरण छोड़ जाता। अचानक लिन शेन को समझ में आया कि वेई वुफू का कौशल फीनिक्स मिस्टिक पीछे हटे बिना लड़ने के प्रतिबंध के साथ क्यों आया था। शायद ये बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र नहीं था जिसने वेई वुफू को प्रतिबंधित किया। प्रतिबंध दृढ़ता को संभव बनाते हैं और ये दृढ़ता ही है जो प्रतिबंधों की ओर ले जाती है।
फीनिक्स मिस्टिक की सीमा वेई वुफू को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, बल्कि वेई वुफू की दृढ़ता फीनिक्स मिस्टिक को उसका चरित्र देती है। लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि वह विकास सिद्धांत को क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि अब तक वह विकास सिद्धांत के त्रुटिपूर्ण संस्करण का सही अर्थ नहीं समझ पाया था, वह केवल कौशल स्तर पर ही सीमित था। वेई वुफू ने लिन शेन को बैंगनी क्यू फीनिक्स मंत्र के अपने अभ्यास का अवलोकन कराया तथा लिन शेन को यह समझने की इच्छा व्यक्त की कि विकास कौशल का अपना स्वयं का मूड और चरित्र है। केवल विकास सिद्धांत के दोषपूर्ण संस्करण की मनोदशा और चरित्र को समझकर, या बल्कि अपनी स्वयं की मनोदशा और चरित्र को खोजकर ही वह आगे का रास्ता देख पाएगा और शायद दोषपूर्ण विकास सिद्धांत के उत्तरार्ध को जारी रखने में भी सफल हो पाएगा। दोषपूर्ण विकास सिद्धांत का मूड और चरित्र क्या है? क्या ये पर्यावरण द्वारा जबरन मजबूत किया जाना और उत्परिवर्तन है? क्या ये पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए स्वयं का उत्परिवर्तन है? ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ये केवल कौशल के स्तर पर है। लिन शेन ने अचानक पाया कि उसने जिस विकास कौशल का अभ्यास किया था, उसमें मूड और चरित्र की कमी थी, जैसे कि वह भाग्य की धाराओं के साथ बह रहा था। वे जैसा कोई बनना, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं लगता, मेरे पास वे की तरह दृढ़ निश्चय की कमी है, और मुझे डर है कि मैं इस जीवन में कभी भी उनके दायरे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लिन शेन ने अपने दिल में सोचा, तो मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं किसका समर्थन करता हूँ? और मेरी सीमाएं क्या हैं? उनके 4 जन्मजात कौशलों के साथ साथ जीवन आधार जन्मजात कौशल पर लगभग कोई प्रतिबंध नहीं था। सुपर बेस पैटर्न विश्व की शक्ति को आकर्षित कर सकता था, सुपर बेस चेंज अपने शरीर को सक्रिय कर सकता था, सुपर बेस रिकास्ट को 1000 बार गढ़ा जा सकता था, और सुपर बेस फॉर्म उसके शरीर को उत्परिवर्तित करने की अनुमति देता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ वह खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था, बदले में कुछ भी दिए बिना दुनिया से केवल ले रहा था। मैं सफल नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता। लिन शेन को एहसास हुआ कि वह वेई द्वारा अपनाए गए रास्ते पर नहीं चल सकता, शुरू से ही उसके पास वेई की तरह की धार्मिकता नहीं थी। चूंकि मैं दोषपूर्ण विकास सिद्धांत को विकसित करने में सक्षम था, शायद ये ठीक से दर्शाता है कि मेरे भीतर कुछ गुण दोषपूर्ण विकास सिद्धांत से मेल खाते हैं, केवल मैं इसके बारे में अनजान हूँ। तो वास्तव में मेरे भीतर कौन से गुण हैं जो दोषपूर्ण विकास सिद्धांत से मेल खाते हैं? लिन शेन ने कड़वाहट से सोचा, फिर भी जवाब नहीं पा सका। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। अचानक लिन शेन को कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लिए सीमाएं क्यों तय कर रहा हूँ? मुझे विकास सिद्धांत को क्यों सीमित करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दिल ही अंतिम पंक्ति है, और चूंकि विकास सिद्धांत ने मुझे चुना है, तो मैं ही इसकी अंतिम पंक्ति हूँ। हम पहले से ही सार रूप में एक हो चुके हैं। जैसे ही लिन शेन के विचार बदले, उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी स्वतः ही प्रवाहित होने लगी, और विकास सिद्धांत उसके भीतर स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, लगातार लेते हुए बड़ा हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कुछ दिए केवल लेता रहा। लेकिन अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मेरा अस्तित्व ही देने का एक रूप है? एक खाली कागज, एक अप्रयुक्त पेंसिल, यानी बस एक कागज और एक पेंसिल। यदि कोई उनका उपयोग नहीं करता है, तो उनका अस्तित्व ही उनका उद्देश्य है। यदि कोई पेंसिल उठाकर कागज पर कुछ लिखता है, तो कागज और पेंसिल दोनों का उपयोग होगा, जो देखने में शुद्ध उपभोग प्रतीत होता है। लेकिन क्या इससे कागज और पेंसिल को एक अलग अर्थ नहीं मिल जाता? लोगों की नजर में दुनिया से लेना स्वार्थ है, लेकिन दुनिया के नजरिए से शायद ये देने का ही दूसरा रूप है। रंगों के बिना, रेखाओं के बिना, उतार चढ़ाव के बिना कोई चित्रकला नहीं होती। भाषा के बिना, दृश्यों के बिना, पात्रों के बिना, घटनाओं के बिना कोई कहानी भी नहीं होती। विभिन्न चित्रकार अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं। वे कलाकृतियां सुंदर या दुखद हो सकती हैं, संभवतः संत जैसी, संभवतः बुरी, लेकिन चाहे जो भी हो, वे अब केवल खाली नहीं हैं। शायद बस जीते रहने से मैं इस दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ। मुझे बस खुद को अच्छी तरह से जीने, शानदार तरीके से जीने, स्वतंत्र रूप से जीने, अपने सच्चे स्वरूप में जीने, एक अद्वितीय जीवन जीने की जरूरत है, और यह पहले से ही दुनिया के लिए मेरा भुगतान है। जैसे जैसे लिन शेन के विचार चलते रहे, उसके शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह भी तेज हो गया, जो उसके विचारों की प्रतिक्रिया में प्रतीत होता था। हाँ, यही है, मैं जीवन में अर्थ क्यों खोज रहा हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार जीना ही सबसे बड़ा अर्थ है। लिन शेन को अपार खुशी महसूस हुई, मानो उसने अपनी बेड़ियां तोड़ दी हों।
यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी खुशी से उछल रही थी, बेरोक-टोक बह रही थी। लिन शेन को लगा कि विकास सिद्धांत अब कुछ अलग हो गया है, लेकिन वह ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि इसमें क्या बदलाव आया है। अचानक लिन शेन के शरीर के भीतर प्रवाहित शक्ति एक चक्कर लगाने के बाद वेई वुफू के शरीर के अंदर और स्वयं वेई वुफू के भीतर भी प्रवाहित हो गई। इससे लिन शेन को डर लगा। वो वी वुफू के शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था और वी वुफू अभी भी फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का चैनल बना रहा था। उसे परेशान करने से अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे, लेकिन अब इसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। लिन शेन की ताकत लगातार वेई वुफू के शरीर में भरती रही, वेई वुफू की ताकत के प्रवाह के साथ विलीन होती रही और उसके साथ लगातार बहती रही। लिन शेन ने वेई वुफू के विकास कौशल के चमत्कार को और भी गहराई से महसूस किया, जैसे कि वह व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए की खेती कर रहा था। लिन शेन ने वेई वुफू की मनोदशा और भावना को समझ लिया और वेई वुफू के भीतर की शक्ति लिन शेन के विकास सिद्धांत से प्रभावित हुई और कुछ स्पष्टीकृत परिवर्तनों से गुजरने लगी। जब लिन शेन की ताकत उसके शरीर में वापस आ गई, तो वेई वुफू के फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का भी संचार बंद हो गया। लिन शेन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि जब उसने उत्परिवर्तित आरोही द्रव का पुनः उपयोग किया, तो विकास सिद्धांत ने अंततः प्रभाव डाला तथा द्रव को आधार उत्परिवर्तन दरों में परिवर्तित कर दिया। वेई, तुमने फिर से मेरी बहुत मदद की है, लिन शेन ने खुशी से कहा। ये थोड़ा अलग है। वेई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रहा हो, लेकिन जल्दी वेई को ये बात समझ में आ गई। उसने अपनी भौहें चिकनी करते हुए कहा, ये अच्छा है। अगर यह ठीक है तो यह अच्छी बात है। लिन शेन कुछ हद तक चिंतित था कि फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए पर उसके विकास सिद्धांत का प्रभाव वेई के लिए परेशानी ला सकता है। इतना अधिक असेंशन लिक्विड पीने के बाद लिन शेन को खाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वह वेई के साथ रिंग माउंटेन ग्रह पर सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करने चला गया। वेई लिन शेन की तुलना में बहुत अधिक मेहनती था, ज्यादा समय नहीं बीता था, फिर भी उसके डेथ पाउडर की सोल हार्वेस्टिंग स्किल पहले ही 6 प्रकार के सुपरसोर्स ड्रैगन के लिए 100/100 तक पहुंच चुकी थी और उसके पास 10 से अधिक अन्य प्रकारों के लिए दर्जनों अंक थे। वेई और लिन शेन के विचार समान थे। एक बार जब वह एक प्रकार के सुपरसोर्स ड्रैगन के लिए अंक भर लेगा, तो वह उस प्रकार को मारना बंद कर देगा और अन्य प्रकार के सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर देगा। यह एक उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन है। लिन शेन और वेई एक अन्य रिंग पर्वत के शिखर पर पहुंचे और उसके भीतर कई दर्जन सुपरसोर्स ड्रैगन के एक समूह की खोज की। ये सुपरसोर्स ड्रैगन मगरमच्छ जैसे दिखते थे, जिनके लंबे चौड़े मुंहारी जैसे दांतों से भरे होते थे तथा उनके शरीर का रंग भी एक समान हरा होता था। हालांकि उनमें से एक ड्रैगन का रंग सफेद था तथा उसकी पीठ पर हड्डियों के स्पर्श निकले हुए थे तथा सिर से पूंछ तक वह विशेष रूप से क्रूर दिख रहा था। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ अपने जीवन आधारों को बुलाया। पंखा तेजी से वलयनुमा पर्वत की ओर बढ़ा और खुल गया तथा पंखे की हड्डियों के सिरों पर प्रकाश के लंबे लंबे धुएं दिखाई देने लगे, जो प्रकाश की तलवारों में बदल गए और पर्वत के भीतर नृत्य करने लगे। अधिकांश सुपरसोर्स ड्रैगन फैन बोन लाइट स्वॉर्ड्स के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके और उनके शरीर में छेद हो गया। कुछ सुपरसोर्स ड्रैगन ने अपने मुंह से छड़ के आकार के जीवन आधारों को उगल दिया, जो शक्ति में कमी आए बिना पंखे की हड्डी वाली लाइट तलवारों से टकरा गए। दुर्भाग्यवश वे कुछ अधिक धीमे थे और प्रकाश तलवारों ने उन्हें चकमा दे दिया, जिससे उनके शरीर नष्ट हो गए। सुपरसोर्स क्रोकोडाइल ड्रैगन को मारकर एक फर्स्ट टन लाइफ बेस की खोज की गई। सुपरसोर्स क्रोकोडाइल ड्रैगन को मारकर एक फर्स्ट टन लाइफ बेस की खोज की गई। जब लिन शेन खुशी खुशी वध कर रहा था, तो उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन क्रोधित हो गया और उसने एक जीवन आधार थूक दिया जो वुल्फ फैन क्लब जैसा था। आपकी अगली किताब MV योजक चिन्ह novelben.net पर आपका इंतजार कर रही है। वुल्फ फैन क्लब सफेद हड्डी से बना हुआ लग रहा था और जब ये पंखे की हड्डियों की लाइट तलवारों से टकराया, तो लाइट तलवारें उड़ गईं। प्रकाश तलवारों के लगातार प्रहारों ने वुल्फ फैन क्लब को नुकसान पहुंचाया तथा वे सभी दिशाओं में बिखर गए, यहाँ तक कि सीधे प्रहारों ने प्रकाश क्लब को भी चकनाचूर कर दिया। इतनी मजबूत ताकत, इतनी तेज गति, इस आदमी के पास पुनरुत्थान की उच्च संख्या होनी चाहिए। लिन शेन हैरान रह गया। एक विचार के साथ बिखरी हुई पंखे जैसी हड्डियां पुनः एकत्रित हो गईं और पुनः पंखे का आकार ले लिया। वुल्फ फैन क्लब फिर से टूटकर नीचे आया और लिन शेन ने इनहेरिटेंस फैन को वुल्फ फैन क्लब को रोकने के लिए पहला कदम मयूर प्रदर्शन का उपयोग करने को कहा।
एक दरार के साथ मोर की पूंछ की तरह खुली हुई प्रकाश स्क्रीन सीधे क्लब द्वारा चकनाचूर हो गई थी, और अगर पंखे को पीछे हटाने के लिए लिन शेन की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो पंखे की हड्डियां भी कुचल सकती थीं। बहुत शक्तिशाली। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि प्राणी कम से कम 7वें मोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, और इसके पास एक बहुत शक्तिशाली आक्रामक बेस टैलेंट भी था। जैसे ही लिन शेन पंखे को वापस खींचने वाला था और कॉन्ट्रेरियन को कोशिश करने दे रहा था, उसने वेई वुफू के व्हाइट रोब लाइफ बेस को लड़ाई में उड़ते हुए देखा। व्हाइट रोब लाइफ बेस के रिंग माउंटेन में प्रवेश करने के बाद लिन शेन ने देखा कि वुल्फ फैन क्लब लाइफ बेस की गति अचानक काफी कम हो गई। जारी रखें, वेई ने किनारे से कहा। तभी लिन शेन को वेई की व्हाइट रोब बेस टैलेंट की याद आई, जो दुश्मन के गुणों को कमजोर कर सकती थी और कोसिमो के ईश्वर प्रदत्त इंपीरियल अथॉरिटी कौशल के समान ही सरलता साझा करती थी। व्हाइट रोब के प्रभाव में उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन की ताकत और गति बहुत कमजोर हो गई थी। लिन शेन ने दूसरी तकनीक फैलाव का फिर से इस्तेमाल किया और फैन बोन लाइट तलवारों ने वुल्फ फैन क्लब बेस के चारों ओर चक्कर लगाया और उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन पर हमला किया, जो विरोध नहीं कर सका और जल्द ही एक छत्ते की तरह छेदों से भर गया। जल्दी मत करो, डेथ पाउडर, एक हिट। वेई वुफू ने लिन शेन से कहा कि वह उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन को न मारे और डेथ पाउडर को अंतिम झटका देने के लिए छोड़ दे। लिन शेन ने सिर हिलाया और आखिरी वार डेथ पाउडर पर छोड़ दिया, जबकि उनकी फैन बोन लाइट तलवारों ने अन्य साधारण मगरमच्छ ड्रैगन को साफ कर दिया। उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन के मर जाने के बाद जो मगरमच्छ ड्रैगन भाग सकते थे वे हरे तरल में भाग गए, जो भागने में सफल नहीं हुए उन्हें फैन बोन लाइट तलवारों ने पीछे छोड़ दिया। डेथ पाउडर ने स्थिति का लाभ उठाया और कई साधारण मगरमच्छ ड्रैगन को मार डाला। लिन शेन और उसके साथी ने युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया, मगरमच्छ ड्रैगन के शवों को बाहर निकाला और उनके आरोही द्रव को इकट्ठा किया। उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन 7वें मोड़ पर था और इसके उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस वुल्फ फैन क्लब में पहले से ही शीर्ष स्तर की विशेषताएं थी, जिसमें ताकत और कठोरता पूर्ण मूल्य पर थी और कठोरता और गति अधिकतम से केवल 2 अंक कम थी। आधार प्रतिभा वुल्फ फैंग बाइट के साथ मिलकर, जिसने ताकत और गति को बढ़ाया और एक फाड़ने वाले प्रभाव के साथ आया, इस 7वें मोड़ आत्मा आधार की विनाशकारी शक्ति लिन शेन के इनहेरिटेंस फैन की तुलना में अधिक मजबूत थी। वे जब हम एक साथ काम करते हैं तो उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित आरोही को मारना खरबूजे काटने और सब्जियां काटने जैसा है, बिल्कुल अजय, लिन शेन ने आरोही तरल को इकट्ठा करते हुए कहा। इनहेरिटेंस फैन की दूसरी तकनीक डिस्पर्स, पहली तकनीक ओपन के विपरीत ताकत और गति के गुणों को बढ़ाती है, लेकिन कठोरता और मजबूती को मजबूत नहीं करती है। इसलिए जबकि फैन बोन लाइट तलवार अपनी विनाशकारी शक्ति में शक्तिशाली थी, इसकी स्थायित्व काफी साधारण थी। आमने सामने की लड़ाई असुविधाजनक हो सकती थी, लेकिन दुश्मन को मार गिराने के लिए ये काफी तेज थी। वेई के श्वेत वस्त्र के कारण दुश्मन की विशेषताएं कमजोर हो गई थी, इसलिए फैन बोन लाइट स्वॉर्ड्स को प्रतिद्वंद्वी के बेस के खिलाफ जोरदार टक्कर देने की जरूरत नहीं थी। बेस को बाईपास करना और प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना ही पर्याप्त था। उत्परिवर्तित मगरमच्छ ड्रैगन, जिसकी गति, शक्ति, कठोरता और दृढ़ता सभी व्यापक रूप से कमजोर हो गई थी, बच नहीं सका और उसे फैन बोन लाइट तलवारों द्वारा जल्दी से नष्ट कर दिया गया। दोबारा सोचने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि वेई को वास्तव में उसके साथ सेना में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वेई पहले से ही अपने आप में काफी मजबूत था। एक बार जब उसने सफेद वस्त्र धारण कर लिया तो आरोही स्तर पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकते थे। वेई मूलतः कोसिमो का एक उन्नत संस्करण था, जो कि पृथ्वी पर अवतरित हुआ देवता था, लेकिन वेई कोसिमो से अधिक जानता था, तकनीकी रूप से अधिक शक्तिशाली था तथा उससे अधिक स्थिर था। यदि उस समय लिन शेन का प्रतिद्वंद्वी वेई होता तो संभवतः लिन शेन ही मारा जाता। वेई जाहिरा तौर पर इस तरह की जानकारी के बिना बस सहमत हो गया और सुपरसोर्स ड्रैगन का शिकार जारी रखने में लिन शेन के साथ शामिल हो गया। लिन शेन ने वेई को वुल्फ फैन क्लब की पेशकश की, लेकिन वेई ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे अकेले लड़ने में मजा आता है और उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। लिन शेन ने लड़ाई में वुल्फ फैन क्लब को नियंत्रित करने की कोशिश की और महसूस किया कि आमने सामने की स्थिति में यह उनके पंखे से ज्यादा प्रभावी था। एक झटके से ये सरल और सीधा था और साधारण बेस को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। यह एहसास काफी रोमांचकारी था। उसने अपने बेस को तुरंत इसे अवशोषित करने देने की योजना बनाई थी,
लेकिन अत्यधिक शक्ति की इस भावना का अनुभव करने के बाद लिन शेन ने इसे थोड़ी देर के लिए उपयोग करने का फैसला किया। पूर्ण प्रभुत्व की अनुभूति जो हल्के हथियार आसानी से प्रदान नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन और हाई-टन एसेंशियन सुपरसोर्स ड्रैगन दुर्लभ थे। परिवहन के लिए उल्टी गिनती समाप्त होने तक दोनों को कोई और उत्परिवर्तित सुपरसोर्स ड्रैगन नहीं मिला और उन्हें अपनी लूट के साथ विशाल रिंग स्टार पर वापस लौटना पड़ा।